स्वागत है आप सबका रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग में हम टॉपिक पढ़ रहे थे सीरीज संख्या। उसमें मैंने आपको नंबर सीरीज वर्णमाला से संबंधित सीरीज के प्रश्न और दोनों में मिक्स कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो मैंने करवाया। आज देखना प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं। दो टॉपिक हम पढ़कर आगे उनके हमने क्वेश्चन किए नहीं, सारे टॉपिक एक साथ प्रश्न करते हैं। उससे पहले जो प्रश्न देखना, एक सीरीज में एक प्रश्न हो रहा है जैसे दिया है, दी हुई श्रृंखला में एक गलत संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में एक गलत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मतलब है कि गलत संख्या ज्ञात करने का मतलब कैसे, ये हम जो श्रृंखला लिखते हैं ना, हमने ऐसा पढ़ा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। एक निश्चित पैटर्न या निश्चित सीक्वेंस से सीरीज चली आ रही है और सीक्वेंस का पता लगाकर प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा वो हम याद करें। यहां दे रखा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस सीरीज में एक संख्या सीक्वेंस के अनुसार नहीं लिखी गई है। सीक्वेंस के अनुसार सीरीज में संख्या नहीं है, पैटर्न के थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया, एक जगह रूल का पालन नहीं किया गया, तो वो संख्या आपको याद करनी है। तो जैसे मैं देखो इसको देखकर आप बता सकते हो कि ये है 2 की क्यूब में से 3 कम है, 4 की क्यूब में 64 में से 4 कम है, ये 122 3 कम है, 3 कम है 64 में से, ये 122 5 की क्यूब में से 3 कम, ये 6 की क्यूब में से 3 कम, ये 7 की क्यूब में से 3 कम, तो ये 8 की क्यूब में से 3 कम, सब जगह देखो। लेकिन यहाँ ना सीधा 3 का क्यूब लिख दिया है, तो यहाँ क्या आएगा 27 गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर 24 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 24? जब 3 की क्यूब में से 3 घटाओगे तो 24 में 27 में से 3 घटाने पर 24 आएगा। इसका मतलब ये 27 की जगह क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो इस श्रृंखला के अंदर कौन सी संख्या गलत है? 27 गलत है। फिर आगे देखा है 216 163 120 72 और 24, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। यहाँ तो लिखा है पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। आप देखोगे तो नंबर बराबर से दे रखे हैं, नंबर बराबर से दे रखे हैं, तब आप दिमाग की करेंगे अंतर करें, अंतर यदि आप करोगे 216 और 163 इनका अंतर तो इधर से कर लेते हैं, कीजिए थोड़ा, तो इसको अंतर 24 या 48 जोड़ेंगे, इसका मतलब प्लस 48 क्यों ना, इधर से करेंगे तो 48, इधर से करेंगे तो माइनस 48 माइनस 48 दे रखे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? 28 तो ये 20 ये यहाँ भी माइनस 48, यहाँ देख लेते हैं 48 कम है क्या, यहाँ देख लेते हैं 48 कम है। तो यदि 216 163 दे रखा है, आप देख रहे हो 163 70 30 39 और 48 नहीं है, 248 में यहाँ 48 नहीं है, क्योंकि 216 में से 48 घटाकर देखें 216 में से 48 घटाएं तो क्या आएगा, 16 में से 8 8 बची, 11 में से 5 गई तो 7 से 168 आएगा, 168 आएगा। यहाँ 63 दे रखा है, देखते हैं एक बार यहाँ 168 करें, 168 में 120 का अंतर 48, 168 में से 48 घटाएंगे तो 24 आएगा। इसका मतलब ये संख्या गलत है। यहाँ कौन सी संख्या है 168 की जगह माइनस 48 20 तो क्या आएगा 163 की जगह 163 गलत, 148 168 आएगा, 163 गलत है और इसमें यहाँ तो क्या आएगा 3 की क्यूब में से 3 कम करोगे, यहाँ माइनस 48 करोगे तो 163 गलत है, इसलिए 168 आएगा। बात समझ रहे हो आप अच्छे से? इस सीरीज में जो गलत निकालना है तो सीक्वेंस देखना है श्रृंखला का, और सीक्वेंस यदि कोई संख्या नहीं आ रही तो गलत है, उस सीक्वेंस को चेंज करना है। जैसे आगे देखा एक संख्या और दे रखी है 6 14, आप देखोगे यहाँ तो संख्याएं इंक्रीज हो रही है, तो गुणा का नियम हो सकता है। जैसे मैं यहाँ 6 दूनी 12 वाली देखते हैं, 6 को 12 से 6 को 2 से गुणा किया 2 जोड़ दिया 14, 14 दूनी 28 29 30 30 दूनी 62 30 दूनी 62, फिर 4 जोड़े 66 आना चाहिए, पहले 2 जोड़ दिया फिर 3 जोड़ दिया तो 4 जोड़े तो 66 आना चाहिए, 66 66 का दुगुना करेंगे, 66 का दुगुना करोगे आप 132 आएगा, फिर 5 जोड़ोगे तो 136 आएगा, अब यहाँ 66 आना चाहिए, फिर आगे करोगे आप 66 का दुगुना 132 132 में 5 जोड़ोगे 137 137 का दुगुना 274 6 जोड़ोगे तो 280, क्या उत्तर आएगा यहाँ पर 280 है। बात समझ रहे हो आप? इस प्रकार का सीक्वेंस गलत निकालना है, वो भी आपको पूछता है तो ये ध्यान रखना आपकी बात। अब इसके बाद देखो, अब देखो ग्रेड 1 में और आरएस प्री के 2016 के बाद के पेपर में 2016 और बाद के अब तक के पेपर में कौन-कौन से प्रश्न आ रखे हैं, ग्रेड 1 के तो सारे पेपर उनमें कौन-कौन से प्रश्न आ रखे हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो जैसे ये प्रश्न लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ये पूछ रखा है आपको और यहाँ आप इसमें देखोगे इसका उत्तर क्या आएगा। अनुक्रम दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है 1039 22 45 35 40 43 का अगला पद क्या है, तो सीरीज दे रखी है। आरएस प्री के अंदर ये प्रश्न आ रखा है, आपको तो आरएस के पेपर पर फोकस करना है कि हम वो प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, यदि ग्रेड 1 के सारे प्रश्न कर पा रहे हैं, आरएस प्री के जो सारे प्रश्न कर पा रहे हैं, इस बार भी कोई आएगा तो वो भी आप कर पाओगे। इसका मतलब यहाँ देखो सीरीज मैंने आपको बताया था, तब भी कुछ सीरीज लिखे हुए थे, आप तो ये चेक करना सीरीज के अंदर तो बराबर बराबर संख्या है। पहला दिमाग में ये जाएगा सर डिफरेंस कर दे, गुणा तो होगा नहीं, इतनी बड़ी डिफरेंस यदि करें, यहाँ कोई गलत पद नहीं है, यहाँ अगला पद निकालना है। तो आप इसमें देखोगे इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है 1039 तो 1245 60 60 जोड़ने पर 11 47 47 8 10 1208 208 है तो 1208 हो गया। तो यहाँ देखो आप प्लस 1208 है, आगे भी देखते हैं ये है, देखो आगे 2247 दे रखे हैं, तो 2247 में 53 23 तो 34 14 55 33 तो 11 2247 है, 53 जोड़ने पर 23 तो 34 100 1155 प्लस 53 1208 है, मतलब 1208 जोड़ रहे हैं यहाँ भी। फिर आगे देखते हैं, आगे भी 1208 जोड़ रहे हैं, आगे आप देखोगे 3455 ये 45 जोड़ेंगे तब 35 तो फिर 1163 और 45 1208, तो यहाँ भी 1208 जोड़ रहे हैं। तो सर हम भी आगे 1208 और जोड़ें, 1208 यदि जोड़ेंगे हम 4663 में 1208 नहीं जोड़ना है तो बाद में आगे वाला पता चलेगा। तो आप बोलोगे सर 5871 आप निकालिए 11 1 4 1 7 10 2 8 5 जोड़ोगे तब 5871 आ जाएगा। तो ये आरएस प्री के अंदर आ जाएगा। अब देखो प्रश्न तो इजी है ना, प्रश्न तो इजी है, केवल डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस सारे प्रश्न शामिल कर लिए तो पूछ रखे हैं, डिफरेंस दे रखा है, आगे दे रखा है 7 22 26 7 22 26 20 63 अब देखना इसमें, आप देख रहे हो कि वो 7 26 63 120 ये आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं सर? मैंने अलग तरह से किया है, आपने अलग तरीके से किया है, आपने ऐसे किया होगा और क्या तरीका लगा दिया इसमें,
हुआ 1 2 3 4 5 आ गया, 0 2 4 6 8 आ गया, 3 4 5 6 7 आ गया, 9 2 7 2 5 2 3 फिर आपने 2 1 कैसे किया? हां ठीक बात, लेकिन ये तो क्या डिफरेंस हो गया, बाकी है डिफरेंस कहीं बीच में और 0 आ जाता तब बात गलत हो जाती है। ठीक है, डिफरेंस बराबर की संख्या हो तो पहले डिफरेंस देखना, बाद में आप इस तरीके से ये तो अंतर समान था तब ये तरीका लग गया, एक सीक्वेंस बन गया, लेकिन बाकी तरीका तो क्या डिफरेंस का ही तरीका ही है ना। ध्यान रखना इस बात का, आपने क्या हुआ शायद यहां देखना आप 7 26 63 124 ये आप देख रहे हो, ये क्यूब नंबर के आसपास मैंने कहा था क्यूब नंबर के आसपास, तो ध्यान रखना ऐसे ये 2 के क्यूब में से आपको पता है कि 2 का क्यूब है 8 में से 1 कम है, ये 3 के क्यूब में से 1 कम है, ये 4 का क्यूब 64 में से 1 कम है, ये 5 का क्यूब में से 1 कम है, आगे 6 का क्यूब में से 1 कम आएगा, 6 का क्यूब 216 215 संख्या में तो 215 आएगी। फिर आप देख रहे हो y 25 पर है, b 22 पर है, 3 कम, फिर 18 है 4 कम, फिर 13 है कम, 5 कम, पहले 3 कम, फिर 4 कम, फिर 5 कम, फिर 6 कम, 13 में से 6 घटाओगे आपको 7 आएगा, 7 आएगा इसका मतलब 215 जी, 215 और जी। कैसे संख्याओं के सीक्वेंस में तो 2 में से 1 कम है और वर्णमाला में 3 कम है, फिर 4 कम है, फिर 5 कम है, फिर 6 कम आ जाएगा, 6 कम आएगा तो फिर क्या हो जाएगा मैं यहाँ लिख के दूँ एक बार 7y 26b 63 तो 24 है फिर प्रश्न। यहाँ देखो ये तो 2 के क्यूब में से 1 कम है, ये 3 के क्यूब में से 1 कम है, ये 4 के क्यूब में से 1 कम है, ये 5 के क्यूब में से 1 कम है, आगे 6 के क्यूब में से 1 कम, फिर 25 22 -3 फिर 18 -4 फिर 13 -5 फिर -6 जी आ जाएगा यहाँ 215 और जी ये आप के बाद देखना। नेक्स्ट प्रश्न है आगे दे रखा है ये भी आज में पूछा गया, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये प्री एग्जाम में पूछा गया, ये भी प्री में पूछा गया। नेक्स्ट वाला देखना आप, ये भी प्री में पूछा गया, ये दे रखा है और कोडिंग रिकॉर्डिंग में आपको बताया था, देखो सीधा सा प्रश्न दे रखा है जी, आप पढ़ोगे इस प्रश्न को एग्जाम में तरह से पढ़ोगे जी वाई बी एस यू एम को पूर्ण भाषा में एम जी एस पी वाई यू। देखते ही मैंने सबसे पहले कहा था सबसे पहले जब भी एग्जाम देखो तो पोजीशन चेंज और कॉमन कोडिंग देखना। इस प्रश्न में आप देखो पोजीशन को चेंज कर रहा है क्योंकि ये तो सब यहाँ देखो देखने से पता लग जाता है जी वाई पी एस यू एम जी वाई एस पी यू एम ये सब इसके अंदर है, इसका मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन चेंज कैसे कर रहा है देखो जी वाई पी एस यू एम को लिखा है एम जी एस पी वाई यू, फिर फादर का भी दे रखा है कोड एफ ए डी एस ई आर, तीन पोजीशन चेंज की गई आर एफ एस ई ए ई, तो फिर आप उससे बियॉन्ड की पोजीशन चेंज करोगे आप तो किस तरीके से होगी कोड के रूप में। अब देखो यदि आप इसमें मैं बताऊं आपको देखना 1 2 3 4 5 6 इसमें भी वही 6 वर्ड है 2 3 4 5 6 पोजीशन चेंज देखो कैसे कर रहा है। सबसे पहले 6 वाला लेकर आ रहा है, बाद में 1 वाला अक्षर लिखा है, बाद में जो 4 नंबर पर वो लिखा जा रहा है, फिर p है 3 नंबर पर लिखा जा रहा है, फिर y है 2 नंबर पर लिखा जा रहा है, फिर u है 5 नंबर पर लिखा जा रहा है। तो भी देखो पहले 6 नंबर वाला लिखा जा रहा है, फिर 1 नंबर वाला लिखा जा रहा है, फिर 4 नंबर वाला लिखा जा रहा है, फिर 3 नंबर वाला लिखा जा रहा है, फिर 2 नंबर वाला लिखा जा रहा है, फिर 5 नंबर वाला लिखा जा रहा है। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको भी यही काम करना है, पूछा गया था सबसे पहले कौन सा लिखे 6 नंबर वाला लिखे, 6 नंबर वाला लिखेंगे ठीक, बाद में 1 नंबर वाला लिखे 1 नंबर वाला लिखेंगे, बाद में 4 नंबर वाला लिखे 4 नंबर वाला लिखेंगे, फिर 3 नंबर वाला लिखे y, फिर 2 नंबर वाला लिखे ठीक, फिर 5 नंबर वाला लिखे, क्या उत्तर हो जाएगा इसका डी बी ओ वाई ई है, क्या डी बी ओ वाई ई है इसमें ना डी बी ओ वाई ई है, तो ये ऑप्शन दे रखा है, तब आप उत्तर ये करो। देखो मैंने तो आपको यही बताया था कि पोजीशन चेंज कॉमन कोडिंग फिर फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड फिर लास्ट टू फर्स्ट वर्ड ऑपोजिट वर्ड, बाद में कुछ नहीं है तो क्रॉस इलॉजिकल ऐसे पैटर्न के बाद में बताया था। ये देखो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न आया ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर, ये 6 सदस्य हैं, पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या बराबर है, परिवार में एक पति पत्नी की जोड़ी है, एक पति पत्नी की जोड़ी है परिवार में, एक ए और ई एफ के पुत्र है, ए बड़ा है, डी 2 बच्चों की माता है, एक पुत्र और एक पुत्री, ए का पुत्र बी है, तब ई की भतीजी है। ये प्रश्न एग्जाम। अब मैंने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न को आप डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पढ़कर नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा और लिखने का तरीका मैंने बताया, वो सब अलग-अलग तरीके से लिखते हैं। मैंने आपको बताया था वैसे बताया कि समान जनरेशन वाले ऐसे, जनरेशन गैप वाले ऐसे, लेकिन पति पत्नी समान जनरेशन में वो ऐसे कि भाई भाई समान जनरेशन में वो इस लाइन से जुड़ जाएंगे, बहन 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 भाई इस लाइन से जुड़ जाएंगे, पति पत्नी ऐसे जुड़ जाएंगे, माता पिता या पिता पुत्र पिता बेटी जो भी जो रिलेशन है वो जनरेशन गैप वाले ऐसे जुड़ जाएंगे। मेल को आप इसमें रख दो, फीमेल को इसमें रख दो, ये तीसरी बात आपको बताई कि मेल को आपको इसमें बॉक्स में रखना है, फीमेल को वृत्त में रखना है, मेल को वर्ग में रखना है। देखो क्यों ये प्रश्न इजी हो जाएगा, डायग्राम बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं, सब अलग-अलग तरीके से बनाते हैं। मैं अपना तरीका बता रहा हूं कैसे बनाऊंगा, मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, इस तरीके से बात समझ में आ जाती है, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता। देखो जैसे परिवार में एक पति पत्नी जोड़ी है, ए और ई एफ के पुत्र, यहां से देखो ए और ई एफ के पुत्र है तथा एक बड़ा है, ठीक बात, ए और ई एफ के पुत्र एफ ये रहा के पुत्र है ए और ई, ए इसका पुत्र ई भी इसका पुत्र, तो ई का भाई हो गया, ए और ई एफ के पुत्र इसका दोनों भाई हो गए, इनका पिता एक ही है, एफ इनका पिता पता नहीं माता है पिता है, बोला गया हमें पता नहीं, ए और ई एफ के पुत्र है, ये बड़ा है, एफ के बारे में नहीं बताया गया। डी 2 बच्चों की माता है, एक का पुत्र भी है, हम एक की शादी भी हो रखी है, एक का पुत्र भी है, तो इस पुत्र है भी, तो उसकी पत्नी के बारे में नहीं पता, 3 पुरुष सदस्य हो गए, एक का पुत्र भी है, 4 पुरुष सदस्य, पुरुष और स्त्री की संख्या बराबर है, स्त्री होगी, इसका माता थी एक ही है। फिर आगे डी 2 बच्चों की माता है, एक पुत्र और एक पुत्री, डी 2 बच्चों की माता है, एक ही विवाहित जोड़ा है और ये विवाहित जोड़ा तो यही तो होगा, तो डी 2 बच्चों की माता है, डी 2 बच्चों की माता इसकी पत्नी है, एक पुत्र और एक पुत्री, मतलब पुत्री सी बच रही है, डी 2 बच्चों की माता है, एक पुत्र और एक पुत्री, बी और सी रिलेशन हो गया। तब ई की भतीजी है, ई की भतीजी आप देखोगे, देखो ये इसका भाई है, भाई के बेटा और बेटी है, सब ये तो चाचा है, इनका पिता कौन है, ये कौन है, इनके पिता का भाई है चाचा है, मतलब ई की भतीजी कौन है, ई की भतीजी सी है, भतीजा बी है, भतीजी सी है, ई की भतीजी कौन है, डायग्राम को देखकर पता लग रहा है ई की भतीजी सी है। वैसे डायग्राम बनाओगे तो इस डायग्राम में सब कुछ पता है, ये दोनों भाई बहन है, ये भाई बहन है, ये इनका पिता है, ये इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी तब इसकी है, इनके माता पिता कौन है, ये दोनों भाई बहन है, इसका पिता ये तो इसका यही होगा, इनके माता पिता तो ये हो गए, इनका चाचा ये हो गया, ये इनका दादी हो गई, बी की दादी है, सी की दादी, पता लग रहा है वो सारे रिलेशन एक बार इस डायग्राम में रखोगे तो। फिर आगे देखो नेक्स्ट दे रखा है वाई बी बटा डब्ल्यू, डब्ल्यू डी बटे एस, यू एफ बटा ओ, एस एच बटा के, ये दे रखा है आप देखो इसमें अगला पद कौन सा है, सीरीज का ही दे रखा है, साथ में दे रखे वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था देखो वर्णमाला के अक्षर तो क्रमांक से ही कहीं ना कहीं संबंधित होगा, क्रमांक से ही कहीं ना कहीं संबंधित होगा, तो सीधा सा प्रश्न दे रखा है, तो ये भी प्री में आ रखा है प्रश्न, अभी प्री के सारे आएंगे, ग्रेड वर्ग के भी आ जाएंगे, ये भी प्री का प्रश्न है। तो आप देखा इसमें कि y मतलब 25 पर, w मतलब 23 पर, u मतलब 21 पर, s मतलब 19 पर, 25 मतलब 19 20 22 23 24 25 तो 17 पर आएगा, इसका मतलब 17 पर क्या आएगा, क्यों आ जाएगा, 17 आएगा, 17 पर क्या हो जाएगा, क्यों ऑप्शन 1 स्टार 2 स्टार, फिर ये देखो 2 है, ये 4 है, फिर ये 6 है, फिर ये 8,
फिर ये 10 10 पर आ जाएगा, फिर 2 जैसे स्टार्ट, फिर 23 है, 19 है, फिर 15 है, फिर 11 है, 23 माइनस 4 19, 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 4 7, यहाँ 7 पर आएगा, 7 पर कौन सा होगा, जी हो जाएगा, 2 बटे जी आ जाएगा, 2 बटे ये उत्तर हो जाएगा। तो सिंपल से प्रश्न दे रखे हैं, ये भी आरएस में आ रखा है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आएंगे प्रश्न। देखिए कोडिंग कोडिंग में देखना, कोडिंग कोडिंग में ये भी मैंने आपको करवाया कि कोड भाषा में LEWNAS HIS PLOI का अर्थ सी इज ब्रिंगिंग कॉफी, नहीं ही इज ब्रिंगिंग कॉफी ना, आगे दे रखा है WIR SQT LEW PLOY he is bringing tea, आगे दे रखा है SQT LIM NAS का अर्थ टी एंड कॉफी, NE के लिए शब्द का प्रयोग टी के लिए, अब टी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ तो आप देखोगे इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉमन वर्ड है ना उसके आधार पर करना है प्रश्नों को। तो आप देखो फर्स्ट में और थर्ड में देख रहे हो, फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हो, पहले देख लें फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉमन है, PLOY कॉमन है, फिर आगे HIS LEW भी कॉमन, दो चीज कॉमन है, तो इसका दो शब्द कॉमन होंगे, पता नहीं लगेगा। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में आप देख रहे हो एक ही शब्द कॉमन है, वो है NAS, ये कॉमन है NAS, ये शब्द कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में, इनके कोड भी तो कॉमन होंगे ना। फर्स्ट और थर्ड में एक कॉमन है कॉफी, कॉफी का कोड तो आ गया NAS, कॉफी का कोड आ गया NAS। फिर आप देख रहे हो SUT और SUT, टी एस बिटवीन SUT दोनों जगह होना, यहाँ देखना SUT दोनों जगह SUT दे रखा है, तब आप ये बोलोगे यहाँ भी SUT दे रखा है आपको, तो यहाँ भी SUT दे रखा है, तो टी एक शब्द है, तो दोनों में तभी तो टी कॉमन है, दोनों में इसका मतलब ये भी तो कॉमन ही होगा ना, और तो LIM तो है ही नहीं, तो SUT है दोनों जगह, तो SUT का मतलब है टी, SUT का मतलब हो गया टी, ठीक बात। अब ये तो लिंक तो सीधा सीधा ही पता लग रहा है आपको, इसका तो सीधा सीधा ही हो गया कि ये तो है LIM, ये तो एंड के लिए होगा, भीतर LIM एंड के लिए होगा। कलर में कलर से पता लग जाएगा, सबके कोड समान कलर में लिखा हूं। अब आगे देखते हैं सर पूछा क्या है, टी के लिए पूछा, ये तो इसमें है सर, इसमें है तब PLOY और LEW ये दोनों कॉमन है, मतलब दोनों के कोड भी तो कॉमन है, तो आपको ये पता लग गया होगा कि यहाँ दो शब्द कॉमन है, इज ब्रिंगिंग इसके कोड भी कॉमन है, तो कोड क्या होंगे LEW PLOY इनमें से तो होंगे ना, ये दो ही तो शब्द कॉमन है, दो कोड कॉमन है, तब दो कोड कॉमन है, तब ये दो ही तो शब्द कॉमन है, इसका मतलब ही के लिए कौन सा होगा WIR बच रहा है, ही के लिए तो इस ब्रिंगिंग का कोड तो LEW PLOY में से होगा, इसमें भी इस ब्रिंगिंग है, इसमें भी इस ब्रिंगिंग है, तो दो तो कोड कॉमन है LEW PLOY बच गया क्या, बच गया। जब WIR बच रहा है WIR किसके लिए कोड होगा, ये WIR बताओ, यहाँ की बता तो ही के लिए WIR कोड होगा, ही के लिए WIR कोड, पर्सनालिटी एग्जाम WIR, हां WIR समझ रहे हो ना, आपको ही के लिए कौन सा कोड होगा WIR का, फिर आगे देखना, बिल्कुल सही बात आपसे, ये देखना श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री है उसके डी, ई एक की माता है, ई एक की माता है, सी विवाहित है उसके एक पुत्र है, ई बी की पुत्र वधू है, ए किस प्रकार बी से संबंधित है, ये बताओ किस प्रकार बी से संबंधित है, ए के लिए आपको बताना है किस प्रकार बी से संबंधित है, बताओ देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। देखना आप इसका उत्तर मैं बताता हूं आपने क्या होगा, देखो आप दे रखा है श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है, बी एक पुत्र और एक पुत्री का पिता है, एक पुत्र और एक पुत्री, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी इनका पिता है, हो गया बिल्कुल। ई एक की माता है, ई एक की माता है, सी विवाहित है, सी विवाहित है, ई है वो एक की माता है, पता नहीं सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है ई, सी विवाहित है और सी के एक पुत्र है ई, ठीक बात ऐसे यहाँ से हो, सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है ई एक की माता है, ई ई एक की माता है, पता नहीं ई एक की माता है, सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है ई, सही नहीं पढ़ा ना, एक बार वापस देखते हैं सही है ना, कहीं मिस्टेक नहीं है। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है, ई एक की माता है, सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है, ई बी की पुत्र वधू है, ऐसे होगा सर, ई बी की पुत्र वधू है, एक प्रकार की देखिए दोबारा करते हैं एक बार, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है, एक पुत्र तो सी हो गया, एक पुत्र डी हो गया, पिता है, ई एक की माता है, सी विवाहित है उसके एक पुत्र है, सी विवाहित है एक पुत्र, ई बी की पुत्र वधू है, ई बी की पुत्र वधू है, ई बी की पुत्र वधू है, हम तो पूर्ण विराम होना चाहिए यहाँ पर, पूर्ण विराम, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्र वधू है, बी की पुत्र वधू इसका मतलब इसकी पत्नी है, ई एक की माता है, ई किसकी माता है, एक की माता एक बेटा है ये। अब आपको पूछा है ए किस प्रकार बी से संबंधित है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो वहां ध्यान रखना ये पूर्ण विराम है ना, प्रश्न क्या सही पढ़ा है पूर्ण विराम, तो क्या आएगा पुत्र, पुत्र उत्तर तो है नहीं किसी का, इसके बाद देखना ये करो, देखिए इसका उत्तर क्या है, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति और प्रकाश का दामाद है, प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित, प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित, करो देखिए इसका क्या उत्तर आएगा। देखना वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, वीरेंद्र दे रखा आपको राजेंद्र के पिता का लड़का, तो वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, ये तो राजेंद्र हो गया, वीरेंद्र कौन है, राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र का पिता ही हो गया, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का इसका मतलब राजेंद्र का भाई हो गया, वीरेंद्र वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का इसका मतलब भाई हो गया।
पति है, तो प्रकाश का दामाद है, प्रकाश का दामाद है, इसका मतलब प्रकाश इनके पिता है, दामाद तभी तो होगा। इसका ससुर कौन होगा? इसका ससुर इसकी पत्नी का पिता, इसका मतलब प्रकाश इसकी पत्नी का पिता है, ये हो गया। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित? ये राजेंद्र है, ये राजेंद्र के पिता है और ये इसके भी पिता है, प्रकाश राजेंद्र के दादा है। तो प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? प्रकाश राजेंद्र का दादा है। तो जिसका संबंध पूछे वही पढ़ना। प्रकाश राजेंद्र का दादा है। राजेंद्र प्रकाश से कैसे संबंधित है? राजेंद्र तो पुत्र है, इसका मतलब दादा है ना। प्रकाश राजेंद्र का दादा है। प्रकाश राजेंद्र से किस प्रकार संबंधित है? प्रकाश राजेंद्र का दादा है। तो ये आप हटाना, ये बात देखना। फिर आगे देखते हैं, ये भी प्री का प्रश्न है, ये सारे भी चल रहे हैं प्री के प्रश्न है। नेक्स्ट देखना, ये भी प्री का प्रश्न है। अभी तक 2016 के बाद में 200 पेपर हुए, उसके सारे प्रश्न लिख रखे हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आपको लगता है टफ नहीं आता, वो इजी आता है। टाइगर को क्यों DFHS लिखा गया? तो SS2DL की तरह MERI, टाइगर को ये लिखा गया, MERIT को SS2DL लिखा गया, इसी को क्वेश्चन FROJTN किस प्रकार लिखा जाएगा? कॉमन कोडिंग नहीं है, पोजीशन चेंज भी नहीं है, तो देखते ही पता लग जाता है पोजीशन चेंज नहीं है, कॉमन कोडिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड देखें, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड देखें, वो कैसे देखेंगे? कोड लगा लें, नंबर क्रमांक लिख लेंगे, क्रमांक लिखने के बाद आप चेक करो, देखिए इधर से किस प्रकार लिखा गया है। 20 17 3 18 9 4 7 6 5 8 नहीं 18 19 नहीं, लास्ट से देखो 18 17 एकदम 5 4 एकदम 7 6 एकदम पीछे वाली तरीके से 9 8 एकदम 20 19 एकदम। इसमें भी देख लेते हैं कि MERIT में भी इसी प्रकार एकदम किया गया है क्या? SS2DL। तो बोलोगे ये 13 पर है, ये 5 पर है, ये 18 पर है, ये 9 पर है, ये 20 पर है, ये 19 पर है, ये 8 पर है, ये 17 पर है, ये 4 पर है, ये 12 पर, 20 में से एकदम 19 9 में से 8 फिर 18 में से एकदम 17 5 में से एकदम 4 13 में से एकदम 12। तो वही तो तरीका लिखा गया पीछे वाले तरीके से, एक एक घटाकर। वैसा तरीका मैंने आपको बताया एग्जाम में, मैं बोल रहा हूं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सोचकर करोगे आप। पहले पोजीशन चेंज कॉमन कोडिंग जो आपको बता रखा है वैसे सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा एग्जाम में किस तरीके से करना है प्रश्न। कौन सा तरीका लगाया गया है, ये एक एक कम करोगे आप -1 तो 13 पर आएगा, 13 पर आपको M से स्टार्ट होगा, फिर 4 पर आएगा D आ जाएगा इधर से, फिर 25 पर आ जाएगा Y आ जाएगा 25 पर। MDY एक ऑप्शन में है, कर सकते हो आप, सी आगे और कर लेते हैं। फिर 14 पर आएगा, 14 पर आएगा, यहाँ पर 14 पर आ जाएगा आपका N, फिर 17 पर आ जाएगा Q, फिर 5 पर आ जाएगा E, 5 पर आ जाएगा E, इसका मतलब उत्तर होगा MDY NQ। इस तरीके से इस क्रम में क्या पीछे वाले तरीके से एक एक घटाकर लिख दिया गया। तो बात समझ गए होंगे आपके प्रश्न भी। ये आपके देखो ये ग्रेड 1 में आ रहा है। अब ग्रेड 1 के प्रश्नों को देता हूं, 3 टॉपिक मैंने करवाए हैं, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड लिस्ट। ग्रेड 1 में कौन-कौन से प्रश्न आ रखे हैं वो भी देखना आप। निश्चित कूट भाषा में केट को SATC लिखा जाता है, केट को लिखा जाता है SATC, तो DEAR को SEARD लिखा जाता है, तो SING को कैसे लिखा जाएगा देखना आप। इस तरीके से लिखा गया, केट को लिखा गया SATC, एक प्रश्न बढ़ा दिया, DEAR को लिखा गया SEARD, ये प्रश्न बढ़ा दिया, SING को क्या लिखा जाएगा कैसे लिखा गया पहले देखते हैं। देखो पहला अक्षर छोड़ दिया, फिर ATC, ए के आगे T, फिर C, पहले S छोड़ दिया, पहले S छोड़ दिया, फिर पहला अक्षर छोड़ दिया EARD ATC, पहले S छोड़ दिया, हम भी पहले S जोड़ देते हैं, फिर ING ऐसे लिख देते हैं, ING लिखा गया। मतलब एक शब्द जोड़कर ना पोजीशन चेंज की गई है। सर डबल पीआर वाले तो हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन वाले कम समझ आते हैं, ब्लड रिलेशन वाले कम समझ में आते हैं, तो ब्लड रिलेशन वाले को क्यों नहीं समझ में आते? डायग्राम समझो, दोबारा बता दूंगा मैं भी। SING लिखा गया, देखो पोजीशन तो चेंज की है लेकिन एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़कर किया है, पोजीशन एक चेंज, पोजीशन तो चेंज की लेकिन एक शब्द अतिरिक्त जोड़कर किया है, S जोड़कर, पहले S जोड़ दिया, फिर ATC, S जोड़ दिया, EARD, S जोड़ दिया, ING, S देंगे वैसा उत्तर। इसके बाद देखना आगे दे रखा है, तो ग्रेड 1 के प्रश्न और दे रखे हैं। दोबारा ब्लड रिलेशन का बताऊंगा, देखो यहाँ पे एक बार और ये सारी क्या फर्स्ट ग्रेड में पूछ सकते क्वेश्चन है। अब ये फर्स्ट ग्रेड में आ रखे हैं। आगे दे रखा है पी का पिता क्यों का बेटा है। तो ब्लड रिलेशन में आपको इतना ही ध्यान रखना है, SINGS, हाँ बिल्कुल सही है, SINGS है, SINGS ऐसे लिखा गया। तरीका वही देखो, मैंने जो क्लास नहीं ली पहले वाली, तो देखना कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास में मैंने सारी बातें यही बताई है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ समझाया। उसके अलावा एक भी बात ऐसे नहीं है जो मैंने ये कहा कि आप ऐसे प्रश्न भी कर सकते हो क्या, हमें एक्स्ट्रा की आवश्यकता ही नहीं है, उतना ही पढ़ने से एग्जाम में आता है। तो पी का पिता क्यों का बेटा है, ये रखा है। आप बोलोगे इसमें पी का पिता क्यों का बेटा है, समझो ये तो है पी का पिता, तो ये और ये किसका बेटा है, ये क्यों का बेटा है। पी का पिता क्यों का बेटा है, आपको ये तो रिलेशन मैंने कहा, पिता पुत्र रिलेशन है, भाई बहन कैसे, पति पत्नी कैसे, इन तीन लाइनों से जोड़ने। ये क्या इस डायग्राम से क्या हमेशा बात समझ में आ जाती है, आप प्रश्न करोगे तब। तो पी का पिता क्यों का बेटा है, क्यों का बेटा। एम पी का पैतृक चाचा है, पैतृक चाचा मतलब यहाँ पर देखो दो शब्द की, एक माता की ओर से चाचा बोल देना, इसका मतलब वो चाचा नहीं, वो मामा की बात कर रहा है, माता का भाई। पैतृक चाचा मतलब पिता का भाई, यदि चाचा शब्द अंकल शब्द का प्रयोग कर देना तो माता की ओर से अंकल का मतलब मामा होता है, पिता की ओर से अंकल का मतलब चाचा होता है। तो जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते तो ध्यान देना, पैतृक चाचा का मतलब क्या है, पिता के भाई की बात कर रहा है, चाचा की बात कर रहा है। एम पी का पैतृक चाचा, एम पी का पैतृक चाचा इसका मतलब पिता का भाई है, पी का पिता ये, उसका चाचा तभी तो होगा, पैतृक चाचा मतलब पिता की ओर से, पिता की ओर से ये तो इसका पिता है, इसका भाई एम है, तो इसका पैतृक चाचा हो गई। फिर आगे दे रखा है एन क्यों का भाई है, एन क्यों का भाई है, एन क्यों का भाई है, ये भी दे रखा है एन क्यों का भाई है, क्यों के लिए बताया नहीं अभी तक क्या है, इसके लिए बताया नहीं अभी। फिर आगे दे रखा है एन का एम से कैसा संबंध है, एन का एम से संबंध पूछ लिया, एन का एम से, एन क्या लगता है एम का, तो आप बोलोगे ये तो दोनों भाई, यदि ये माता है तब तो एन मामा लगता है, और यदि इनका पिता है तब चाचा लगता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, एन का एम से क्या संबंध है, इसका ऑप्शन चाचा ही दे रखा है, तो एन का एम से क्या संबंध हो गया, चाचा हो गया। एन का एम से क्या संबंध है, चाचा का संबंध है, एन एम का चाचा है, एन का एम से क्या संबंध है, एन एम का चाचा है। इसके बाद देखना ये भी आपकी ग्रेड 1 का प्रश्न। फिर आगे देखो, आगे सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है आपको 2/3 4/7 प्रीवियस पेपर देखो, क्योंकि यही सारे प्रश्न दे रखे हैं 2022 को छोड़कर सारे पेपर लिख दिए, 2022 का पार्ट बताऊंगा क्यों नहीं लिखे वो, देखना आप इसमें दो, और ये है आपको पता है इधर 11 और 5 थोड़ा होते हैं,
इधर 2 जोड़ रहे हैं, यदि हम 3 जोड़ दें, यहाँ 3 जोड़ दें तो 7 आएगा इसका मतलब, फिर 7 4 11 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 पर यहाँ तो 7 आ जाएगा, बट्टे में क्या आएगा 3 + 4 7 और ये 10, फिर प्लस 6 कर दें तो 10 3 ऊपर तो आ गया, 7 आ गया, 7 से स्टार्ट हुआ, फिर आगे देखते हैं हम 3 दे रखा है 7 प्लस 4 फिर प्लस 6 13 फिर 13 + 8 21 प्लस सही है 7 बटे 13 इस तरीके से लिखा गया कि +2 फिर +3 फिर +4 फिर +5 तो यहाँ 7 आ गया, फिर +4 +6 7 13 फिर +8 13 8 21 +10 21 तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 बटे 13 के बाद देखो निम्न अनुक्रम में गलत संख्या बतानी, तो अभी मैंने आपको शुरुआत में गलत संख्या वाले बताए, इसलिए एक बार ये प्रश्न आपको खुद को करना है, आप सोचना कि गलत संख्या क्या है, अभी जो मैंने बताया इस प्रश्न के अंदर किस तरीके से हम कर सकते हैं गलत संख्या। और आगे देखो, आगे देखा कोडिंग डिकोडिंग, यदि f r a m e टाइम को 43 लिखा गया और मैंने आपको ये बोला है कि जब भी इस तरीके से एक नंबर हो सबसे पहले क्रमांकों को ही ऐड करना, तो 6 18 1 13 5 को आप जोड़ रहे हो 18 24 25 25 40 45 योग 45 है, फिर आगे दे रखा है h v r d l इक्वल से लिखा गया, तो आप देख रहे हो 8 22 18 4 12 और 5, आप देखोगे 40 तो ये हो गया 18 22 40 40 18 30 40 48 52 54 54 1 52 10 64 64 5 79 तरफ लिख रहेगा। आप देख रहे हैं यूं है भी यूं है, अब देखना यूं होगा, ये 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तब आप बोलोगे कि 18 4 22 30 8 29 22 29 जो हो जाएगा सर, तो फिर इसका योग पूछा आपको f i g m e l t का क्या होगा, यू है यहाँ पर भी नहीं, यू है, यू होगा तो योग हो जाएगा, फिर 6 फिर 9 फिर 7 फिर 13 फिर 5 फिर 14 फिर 20, आप देख रहे हो इनको करोगे आप तो आप 20 30 34 5 39 40 57 52 7 59 60 68 68 74 योग क्या हो जाएगा, एक बार देख लो, एक बार 9 से 15 5 20 20 20 40 60 70 योग क्या हो जाएगा, इनके क्रमांकों का योग लिखा गया केवल 6 + 18 + 1 + 13 + 5 बराबर क्रमांकों का योग करके लिखा गया, क्या जाएगा इनके क्रमांकों का योग 72। के बाद देखो ये भी आपका ग्रेड 1 का, ये सारे प्रश्न ग्रेड 1 के हैं, इसमें देखना कैसे लिखा गया है 8 10 18 44 100 सीरीज दे रखी है, सीरीज जब भी दे रखी है तब आपको बताया था, अब ध्यान रखना जब भी सीरीज आपको दे रखी हो तब आपको करना क्या है, केवल डिफरेंस करना है, सीरीज दे रखी है सीरीज का तरीका बराबर से संख्या है, संख्या बढ़ रही है बराबर से जो भी आपको क्या करना है गुणा और डिफरेंस, गुणा के साथ डिफरेंस, यही सबसे पहले मैंने कहा था, पहले गुणा सोचो, गुणा से नहीं है, फिर अंतर अंतर का अंतर, ये दो तरीके से बाद में लॉजिक कैसा बताया, तो गुणा से देखेंगे 8 का 8 + 2 गुणा 1 + 2 10 × 20 फिर -2, गुणा से करें 8 का 8 गुणा 1 + 2 फिर 10 × 20 -2 फिर गुणा 2 -2 फिर गुणा 3 + 2 करेगा क्या करेगा, तो 1 नहीं करता, इसका मतलब गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 ये तो नहीं लगा नहीं इसमें, गुणा से तो नहीं रहा, तो फिर दूसरा तरीका बताया अंतर कर लेना, इसका अंतर करोगे आप तो अंतर देखना 8 + 2 10 + 8 18 18 20 24 26 + 26 44 44 है तो 80 + 80 124, फिर इससे भी कुछ नहीं है, मैंने कहा अंतर कम से कम 2 बार या 3 बार तो करके देखना, +6 + 18 25 30 50 + 2, तो आप अब देखो 6 का 3 18 18 का 3 54, तो आगे में 2 अंतर 2 में 6 जोड़ा फिर 8 है, 8 में 6 का 3 18 जोड़ा फिर 26 है, 18 में 26 में 18 का 3 जोड़ा तब बच गया है, तो इसमें 2 का 3 जोड़ दें तो 2 का 3 150 162 हो गया ना, 150 4 12 162, इसमें जोड़ोगे आप तो 242 आ जाएगा, 8 से 14 242, अब इसका मतलब इसमें ये जोड़ने पर ये है, इसमें ये जोड़ने पर ये है, इसमें 26 जोड़ने पर 44 है, इसमें जोड़ने पर 122 है, इसमें 242 जोड़े 242 जोड़ेंगे, आप देख रहे हो 200 360 366 उत्तर आ जाएगा, 242 ऐड करोगे तब उत्तर भी है 366, तो ये हो जाएगा, गुणा से नहीं हुआ तो आपको सोचना ही है अंतर करो, एक बार और अंतर करो, 3 बार तक अंतर करना, उनसे नहीं हो फिर कोई अलग तरीका सोचेंगे, बाद में आपको बता रखा है कैसे सोचना है, फिर आगे देखते हैं दोबारा b एक का भाई है तथा c एक की पुत्री है, b एक का भाई है, b किसका भाई है, एक का भाई है, एक के बारे में बताया नहीं ना, b एक का भाई है, राइट करेक्ट, c तथा c एक की पुत्री है, c किसकी पुत्री है, एक की पुत्री है, c एक की पुत्री है, d b की बहन है, d b की बहन कैसे बहन हो रहा है, d b की बहन है, e c का भाई है, e c का भाई है, ये e c का भाई कर देते हैं, e c का भाई है, e का चाचा कौन है, e का चाचा कौन है, ये इनके पिता होंगे, चाचा मतलब ये पिता दे रखा, पिता का भाई चाचा होगा, यदि माता होगी तो मामा होता, e के चाचा कौन है, तो ये इनके पिता का भाई p है, e के चाचा कौन है p है, पिता का भाई को क्या होगा चाचा होगा, तो e का चाचा कौन है, e का चाचा है p, फिर आगे देखना नेक्स्ट रखा है, ये देखो अभी आपको बताया सीरीज वाले, अभी इसमें लेटेस्ट सीरीज बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले आप वर्ड काउंट करना, वर्ड काउंट करोगे तब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल लेटर काउंटिंग करने पर 21 आया, टोटल लेटर काउंटिंग करने पर 21 आया, तब क्या क्या तरीका हो सकता है, 3 का या 7 का, ये बताया था मैंने 3 या 7 क्या ग्रुप बन सकता है, 3 3 का ग्रुप बनाई तब तो देखो a a b फिर खालिस्तान b b b फिर ट्रिपल a फिर खालिस्तान c b फिर b a, एक जैसा तो नहीं है, देखो अल्टरनेटिव समान नहीं है, a a b आ रहा है, फिर खालिस्तान में क्या रखें यहाँ b b आ रहा है, एक जगह नहीं है दोनों, फिर आगे तीसरे में a a आ रहा है, अब समान तो नहीं है, दूसरा एक बार 7 का भी देख लेते हैं समान हो तब उसको कोडिंग कर लेंगे, 7 का करके देखते हैं, 3 4 5 6 3 4 5 6 7, देखो a से स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 5 6 7 हो सकता है 1 2 3 4 5 6, अब देखो हर ग्रुप में लास्ट का b वर्ड ही है, b a b a b, पहले डबल a इसका तो यहाँ भी a कर दें, यहाँ भी a कर दें, सॉरी यहाँ कैसे करते हैं, शुरुआत का तो क्या सब जगह a है ना, पहला वर्ड a है, पहला वर्ड a है, तो पहला वर्ड a कर दिया, लास्ट का सब जगह b दे रखा है, फोर्थ वर्ड देखो, फोर्थ वर्ड 1 2 3 4 c दे रखा है, फोर्थ वर्ड c हो गया, थर्ड वर्ड b दे रखा है, थर्ड वर्ड b कर दो, फिर लास्ट में थर्ड लास्ट दे रखा है b, यहाँ b कर दो, c b a b c b a b दे भी रखा है, बढ़कर देखो a a b c b b a a a b c b b a a a b c b b a, सब एक ही है, सात सात वर्ड का ग्रुपिंग बना रखा है, सात
ए ऑप्शन एक नंबर होगा। फिर बाद में देखना, फिर आगे दे रखा है अक्ष ने वाई, अक्ष ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, अक्ष है एक चित्र की ओर इशारा कर रहा है, ये अक्ष है, इस चित्र की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, ये चित्र है, क्या बोल रहे हैं कि इस चित्र की माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, इस चित्र की तो माँ, तो वो क्या है, देखो अक्ष ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, अक्ष एक चित्र की ओर इशारा करते हुए इसकी माँ, तो चित्र की माँ मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, वो तो सकता है भाई हो सकता है, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता का पुत्र या तो मैं हूं या मेरा भाई है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, इसकी माँ, चित्र की माँ, चित्र की माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, स्वयं को मान ले तो वो कौन है, इस चित्र की माँ, चित्र की माँ, मेरे ना कोई भाई है ना कोई बहन, सब अपनी बात कर रहा है, अब किसके चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, अपनी बेटी के चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, बेटी नहीं है इसका मतलब पुत्र को अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते, पुत्र या पुत्री के चित्र की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा समझ लेना इस बात को, दोबारा समझा देता हूं, देखो अक्ष ने चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, ये अक्ष है, एक चित्र लगा भैया, चित्र की ओर इशारा करते हुए, इसकी माँ, इस चित्र की जो माँ है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे ना कोई भाई है ना कोई बहन है, इसमें मैं खुद हूं, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी कौन है, इस चित्र की माँ, इस चित्र की माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ये चित्र मेरे पुत्र का है, मेरी पुत्री का होगा, ये दोनों पति पत्नी, इनका बेटा है बेटी है, इसका मतलब चित्र अक्ष किसके चित्र की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, अपने पुत्र के चित्र की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, फिर आगे देखना है, नेक्स्ट देखना है, ये भी आपको करना है, ये दोनों अच्छे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक प्रश्न और दिया मैंने, आप खुद करना, देखो इसको मैं बताऊंगा, मैं इन दोनों प्रश्नों को आप करना दिखा कर सकते हो, तो ये तो स्टार लगा रखा है, मैं कहीं सीधे प्रश्न हालांकि बहुत ईजी है, लेकिन आप कर सकते हो इस प्रश्न को, और एक दो प्रश्न मैंने आपको, नेक्स्ट देखना, ये देख रमेश बोल रहा है, रमेश ने कहा यह लड़की मेरे माताजी के पोते की पत्नी है, रमेश क्या बोल रहा है, रमेश सारा करते हुए बोल रहा है कि रमेश है, रमेश ने कहा लड़की के बारे में बोल रहा है कि यह लड़की कौन है, यह लड़की के बारे में बता रहा है कि मेरी माताजी के पोते का मतलब बेटा, माताजी मेरे माताजी के पोते की पत्नी, तो लड़की से क्या संबंध है, तो रमेश का लड़की से क्या संबंध है, तो रमेश का लड़की से क्या संबंध होगा, ये दोनों, ये तो इसका बेटा है, ये इसकी पुत्रवधू है, तो रमेश इस लड़की का ससुर है, इसके पति है, पति के पिता है रमेश, पति के पिता इसका ससुर हो गए, तो रमेश का लड़की से क्या संबंध है, रमेश लड़की का ससुर है, लड़की का रमेश से क्या संबंध है, लड़की रमेश की पुत्रवधू है, उसका क्या रमेश का लड़की से संबंध पूछा है, तो रमेश क्या ससुर है, इसके लड़की के ससुर हो गए, तो ये ध्यान रखना, ससुर हो गए, इस तरीके से करोगे आप भी, फिर आगे देखते हैं, तो इस अनुपात 35, हालांकि इस प्रश्न का उत्तर दिया गया, कोई भी उत्तर नहीं माना गया, तो कोई भी नहीं माना गया, इसका उत्तर क्या बाद में स्टार के रूप में दिया गया, क्लियर कर दिया इसका, फिर भी मैं आपको बताता हूं इसका सीधा सीधा उत्तर हो गया, ये 5 के क्यूब वर्ग में से एक कम है, ये 6 के वर्ग में से एक कम है, ये 9 के वर्ग में से एक कम है, 5 का वर्ग 25 एक कम 20, 6 का वर्ग 36 एक कम 35, 2 का वर्ग 81 एक कम 80, 10 का वर्ग 100 एक कम 99, इसका उत्तर क्या है 99, एग्जाम में इस प्रश्न का उत्तर स्टार है आरपीएस ने, इसका उत्तर सीधा सीधा दे रखा है, इस तरीके से हो भी जाना चाहिए, तो पहले अभाज्य संख्याओं का रिलेशन नहीं है, तो फिर वर्ग को धन वाला लगाना है, फिर वर्ग को धन का रिलेशन लग रहा है सीधा सीधा, फिर दूसरे तरीके से इसका उत्तर हो रहा है, तो हो रहा है इसका मतलब इसका प्रश्न डिलीट कर दिया गया, लेकिन बाकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या होना चाहिए था, इसका उत्तर यही होना चाहिए था आपका 99, तो उत्तर क्या था 99, डी इसका उत्तर बता रहे हो आप, तो साबित कर दिया, फिर आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है 2000 मतलब पूरे 2022 से पहले वाले सारे पेपर के प्रश्न पूरे हो गए, इधर देखा इसमें सीरीज में आपको एक का मान बताना है, सीरीज लिख रखी है 1/2 3/4 फिर 5/8 फिर 7/16 और यहाँ तो आप देख रहे हो यदि यहाँ 1 + 2 कर रहा है, यहाँ +2 कर रहा है, यहाँ +2 कर रहा है, 2 × 4 फिर +4 फिर +8, तो देखो पीछे आए यदि हम 2 घटाकर ये आ गया, 2 घटाकर ये आ गया, 2 घटाकर ये आ गया, एक में से यदि 2 हम घटाएंगे, एक में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, इसका मतलब पीछे आ जाएगा, और पीछे यदि जाएं यहाँ 2 कम करें, कौन सी संख्या में 2 जोड़े हैं, इसमें से इधर जाएंगे तो 2 घटाएंगे -1 आएगा, -1 में 2 जोड़ने पर ही तो प्लस आएगा, -1 -1 कट गया, प्लस का 1 बच गया, -1 आ गया, और पीछे आएंगे तब, फिर इधर देखो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा करोगे आप, 2 का आधा 1 करोगे आप, 2 का आधा 1 करोगे तो +1 करोगे, दोनों जोड़ा जाएगा, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 बटे में 1 आएगा, -1/1 आ जाएगा, -1/1 का मतलब 1 ही होता है, तब क्या जाएगा -1/1 का मतलब 1 होता है, -1 ही होता है, बटे में बताओ चाहे लगाओ, उसका उत्तर क्या जाएगा माइनस, ये तो थे आपके सारे, पहले वाले मैंने प्रश्न करवाए, उसमें आरएस 3 के अंदर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और ग्रेड 1 में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे मैंने आपको लिखकर बता दिए, अब आपको क्या करना है, आपको इतना सा काम करना है कि इस बार जो प्रश्न आए ना, आपको ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से, कोडिंग वाले टॉपिक में से और सीरीज वाले टॉपिक में से, ये तीनों टॉपिक के मैंने कमांड में एक साथ प्रश्न करवा दिए, तो आपको यही करना है कि 2022 के सारे पेपर डाउनलोड करके अब आप कर सकते हो, दो तो इसमें दिए मैंने वो प्रश्न करने आपको, और बाकी 2022 के पेपर डाउनलोड करके देखना, यदि नहीं आए तब पूछना, मैं आपको शुरुआत से बोल रहा हूं 2022 के प्रश्न आपको करने पड़ेंगे पेपर के, मैंने आपको सारे करवा दिए, आरएस 3 के भी सारे करवा दिए, आरपीसी के द्वारा पूछे गए ग्रेड 1 के भी सारे करवा दिए, प्रश्न सारे इजी है, नेक्स्ट कल नए टॉपिक पर बात करेंगे, समय अनुक्रम परीक्षा टाइम सीक्वेंस टेस्ट दे रखा है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, कल बात करेंगे, 2022 के प्रश्न आप पेपर डाउनलोड करोगे, 500 पेपर को में से आपको खुद को करने हैं, बाकी नहीं आए तो मेरे को पूछ लेना, धन्यवाद। इस प्रकार आपके एग्जाम इस बार प्रश्न आए, क्या क्या बातें आपको इसमें समझनी है वो देखना आप, पहली बात तो समय अनुक्रम परीक्षण में आपको कैलेंडर वाला टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, तो कैलेंडर में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अलावा अदर्स में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, तो देखना जब समय अनुक्रम परीक्षण की बात करें तो पहले थोड़ा बहुत कैलेंडर के बारे में समझना कि कैलेंडर क्या है, तो मैं ये लिखूं समय अनुक्रम परीक्षण में पहले आप थोड़ा बहुत कैलेंडर के बारे में जानना, कैलेंडर क्या है, आपको पूछा जाए कैलेंडर क्या है, कैलेंडर का उपयोग क्या है, कैलेंडर मतलब समझते हो ना, घर पर जो हम प्रयोग
करते हैं तारीख महीने के लिए, तो कैलेंडर का सीधा बेसिक मतलब यही है कि जिससे हमें, तो एक सामान्य सी बात बोली थी मैं, जिससे हमें तारीख, वार, माह, वर्ष की जानकारी पता, यही तो प्रयोग है कैलेंडर का, जिससे हमें तारीख है, माह है, वर्ष है, दिनांक है, इन सबकी जानकारी जो मिल रही है वो आपका कैलेंडर है। और मैं आपसे ये बोलूँ और कैलेंडर के बारे में आप क्या जानते हो, कैलेंडर के बारे में हमें इतना तो पता है, और यदि मैं आपको बोलूं कैलेंडर के बारे में और क्या जानते हो आप, तब आप ये बोलोगे कैलेंडर के बारे में कि हम घर पर जब भी कैलेंडर देखते हैं सर, उस कैलेंडर में हम देखते हैं कि टोटल 12 महीने होते हैं कैलेंडर के अंदर, और उन 12 महीनों में मैं यहाँ लिखूं ये भी बात कि कैलेंडर के अंदर बेसिक बेसिक बातें जो है मैं लिख देता हूँ कि कैलेंडर के अंदर कुल 7 वार होते हैं, 7 वार से 57, छोटी छोटी बातें जो हालांकि सबके ध्यान में, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि 7 वार, 7 वार का समूह है सप्ताह, एक वीक, ये तो है ना, 7 वार का समूह है सप्ताह, एक वीक, सामान्य सी बात है जो मेरे ध्यान में। फिर दूसरी बात में यहाँ 7 दिनों से जब सप्ताह बनता है तो सर हमें ये भी पता है कि एक कैलेंडर है उसमें टोटल वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 के बारे में हम सुनते हैं, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा आप ये जानते हो कि सर दूसरा में ये भी पता है कि 12 माह होते हैं, 12 माह होते हैं, सामान्य जानकारी, जिसमें हम देखते हैं कि जनवरी के अंदर 30 दिन होते हैं, फरवरी में हम देखते हैं कैलेंडर में 28 या 29 दिन होते हैं, मार्च में 30 दिन होते हैं, इसी प्रकार अप्रैल में, मई में, जून में, अप्रैल की बात करूं मैं तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई की बात करूं 30 दिन होते हैं, जून की बात करूं तो 30 दिन होते हैं, जुलाई की बात करूं तो 31 दिन होते हैं, अगस्त की बात की जाए तो अगस्त में भी ये कंटिन्यू देखो 2 महीने ऐसे तो कंटिन्यू 31 दिनों के आ रहे हैं, बाकी तो एकांतर क्रम में आ रहे हैं, पहले 31, 28, 29, 28, 29 दिनों की, फरवरी 31, 30, 31, 30, फिर जुलाई अगस्त कंटिन्यू 31 के आ रहे हैं। फिर सितंबर की बात करूं यदि तो सितंबर में भी हमें पता है सर 30 दिन होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, तो अक्टूबर में दिन होते हैं 31, नवंबर में दिन होते हैं 30 और दिसंबर में दिन होते हैं 31। ठीक सर, हमें ये भी ये बात पता है कैसे, देखो कैसे सामान्यतः वैसे देखते हैं, इसको पता है वो ठीक है, इसको नहीं भी पता वो ध्यान रखना कि ऐसे मुट्ठी बंद करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाला भाग है उसको 31 का मानते हैं, पूरी जो अंदर वाला भाग है इसे हम 30 दिन का मानते हैं, ऊपर उठा हुआ भाग है यहाँ पे 31 दिन, जनवरी 31, फरवरी 28, 29 मान लो, बाकी 30 अंदर आने वाले भाग, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ऐसे हम क्या दिन देखते हैं, बेसिक तरीका है अपना याद करने का। ये तो 7 बार का समूह सप्ताह होता है और 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। सर ये हमें ना हमेशा सर फरवरी है इसको चेंजमेंट देखते हैं, बाकी कभी आज तक किसी भी कैलेंडर में पैदा होने के बाद में कभी भी मार्च को 30 का नहीं देखा, 31 का ही देखा है, लेकिन ये फरवरी ना ये 28 की 29 की आती है, तो ये फरवरी दो प्रकार की आती है ना, इसलिए क्या किया कैलेंडर को दो भागों में बांट दिया गया। क्यों बांट दिया गया, फरवरी दो प्रकार से आती है, इसलिए कैलेंडर को हम जो घर में कैलेंडर लगाते हैं ना उस घर में जो कैलेंडर है उसके दो प्रकार मान लिए हमने, क्योंकि फरवरी 28 से 29 दिनों की आती है, इसलिए कैसे मान लिया कैलेंडर के दो भाग, हमने ये बता दिया, हमने इसमें बोल दिया कि एक तो है वो साधारण वर्ष का कैलेंडर है और एक बोल दिया लीप वर्ष। कैसे बोल रहा हूं, फरवरी को देखकर लीप वर्ष का या अधिवर्ष का कैलेंडर, एक तो बोल दिया हमने साधारण वर्ष का कैलेंडर, एक बोल दिया हमने लीप वर्ष का कैलेंडर या अधिवर्ष का कैलेंडर। कैसे सर, इसमें भी बात समझ में नहीं आई, थोड़ा बताओ सर कैसे फरवरी को देखकर कैसे बोल दिया। तो जब हमने फरवरी को दो अलग अलग प्रकार से देखा तो फरवरी के आधार पर दो प्रकार बना दिए कैलेंडर के, तो फरवरी के आधार पर प्रकार बनाए हैं तो पहचान भी तो फरवरी का महीना ही बताएगा, फिर तो बांटा हमने फरवरी के अनुसार है तो पहचान भी तो फिर फरवरी के अनुसार ही, वो कैसे, तो फरवरी के अनुसार बांटा तो इनकी पहचान भी फरवरी के अनुसार, वो कैसे फरवरी के अनुसार। ये साधारण वर्ष का कैलेंडर कौन सा होता है, जिस वर्ष फरवरी माह है 29 दिन का हो, 28 दिनों का हो, जब जब फरवरी जिस जिस वर्ष के अंदर 28 दिनों की आती है ना वो साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है। तो लीप वर्ष का हो गया कि जिस वर्ष फरवरी माह है 29 दिनों का हो, वो हो गया आपका फरवरी माह है 29 दिनों का हो गया आपका लीप वर्ष का कैलेंडर या अधिवर्ष का कैलेंडर। देखो फिर बोल रहा हूं कि हम क्या 7 वार का समूह सप्ताह होता है, वो वार भी हमें पता है कि सोमवार, मंगलवार, में वार भी लिख देता हूं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और एक वो वार तो बचपन में स्कूल जाते समय बहुत याद किया करते थे। तो ये 7 वार है टोटल में, 7 वार का समूह सप्ताह होता है, हमें पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर, उनके दिन पता है, वो भी मैंने बता दिया कैसे दिन 30 किसके होते हैं, इसको नहीं पता। फरवरी फिर 28 29 दिनों की होती है, तो फरवरी दो प्रकार के हम देखते हैं, तो साधारण पर हमने कैलेंडर के दो भाग बना दिए, साधारण वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर। फरवरी के अनुसार इनके प्रकार बनाए तो इनकी पहचान भी फरवरी बताएगी। साधारण वर्ष का मतलब जिस वर्ष में फरवरी महीना 28 दिनों का हो, जिस कैलेंडर के अंदर फरवरी 28 दिनों की आती है, जिस वर्ष के अंदर फरवरी महीना 29 दिनों का है, वो आपका लीप वर्ष या अधिवर्ष का कैलेंडर। बस समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब ये कैसे पता लगेगा सर कि कौन से वर्ष में फरवरी 28 दिनों की आएगी, कौन से वर्ष में फरवरी 29 दिनों की आएगी, तो देखना अभी याद करने वाली बात है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद करते रहना, मैं सारी बात समझा दूंगा कि कब 28 की कैसे काउंटिंग हुई वो सब कुछ बता दूंगा आपको। देखो 28 के लिए पहले की बात समझना, आपको याद क्या करना है, मैं ये बोलता हूँ 28 दिन की फरवरी का मतलब क्या होता है कि वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए वह साधारण वर्ष, वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए वह साधारण वर्ष होता है। एग्जांपल के लिए बात करूं मैं, अभी करंट ईयर 2023 और 2023 में यदि आप देखोगे 4 का भाग आपने अभी अप्रैल चल रहा है, फरवरी का महीना आप देखोगे 2023,
4 का भाग कैसे पता लग जाता है? तो लास्ट के 2 डिजिट से पता लग जाता है। मैंने आपको बताई थी कि लास्ट के 2 डिजिट में यदि 4 का भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। तो 23 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में नहीं जा रहा। तो इस वर्ष में 4 का भाग नहीं जा रहा तो 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 2023 क्या है? एक साधारण वर्ष है। इस वर्ष के अंदर फरवरी के अंदर 28 दिन थे। फरवरी के अंदर जो आप दिन देखोगे तो 28 दिनों की फरवरी आई। सर 2023 है जैसे एग्जांपल के तौर पर। इसी प्रकार सर ये लीप वर्ष कौन सा होता है? लीप वर्ष में फरवरी का कैसे पता लगेगा कि 29 दिनों की है? मैं ये बोलूं वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वह लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है। लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है। 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वह लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है। एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं कि जैसे 2020 आने वाला वर्ष 2024, इसमें भी 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें भी 4 का लास्ट के 2 डिजिट से पता लग जाता है 4 के भाग का। तो 20 में भी जा रहा है, 22 में भी जा रहा है, तो दोनों लीप वर्ष है। 2023 है जैसे 2019 है, इसमें भी नहीं जा रहा 4 का भाग तो 7 वर्ष। लेकिन ये ध्यान रखना प्रत्येक बार यही करने की आवश्यकता नहीं है। 4 का और 4 के भाग से पता नहीं लगता प्रत्येक बार। कैसे, कहां नहीं पता लगता 4 के भाग से? मैं लिख देता हूं यहां पे नोट। शताब्दी वर्ष में 4 की जगह 400 का भाग लगाकर साधारण वर्ष का निर्धारण करेंगे। कि शताब्दी में 4 की जगह 400 का भाग लगाकर इतना लिखो, शताब्दी में 4 की जगह 400 का भाग लगाया जाता है। शताब्दी वर्ष में 4 की जगह 400 का भाग लगाया जाता है। शताब्दी वर्ष में 4 की जगह 400 का भाग लगाते हैं। शताब्दी में 4 की जगह 400 का भाग लगाते हैं। शताब्दी वर्ष होता क्या है? जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य, शताब्दी वर्ष का मतलब जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य हो और वहां 4 की जगह 400 का भाग लगाते हैं। ये बात कैसे समझ में नहीं आई? तो देखना, मैं आपको ये बोलूं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं कि वर्ष 1700 लीप है या साधारण। वर्ष 1700 लीप है या साधारण। तो आप यहां बोलोगे 1700 में 400 का भाग लगाओ। 1700 में 400 का भाग नहीं गया, भाग पूरा पूरा नहीं गया, भाग वहां 4 का भाग नहीं लगा रहे, शताब्दी हो वहां 400 का भाग लगाकर निर्धारण कर लेते हैं। बाकी वर्ष में 4 का 4 का यदि भाग जा रहा है तब तो लीप वर्ष है। शताब्दी में 400 का भाग जा रहा है तब लीप वर्ष। साधारण में 4 का भाग नहीं जाता तब साधारण वर्ष। तो शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता तब साधारण। तो मैं लिख दूं, देखो 1700 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाने पर साधारण शताब्दी है। अतः फरवरी माह में 28 दिन। इसलिए लिख रहा हूं कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं हो। अब पीडीएफ से पढ़ो तो सारी बात उसमें कवर रहेगा। 1700 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाने पर साधारण शताब्दी है। अतः फरवरी माह में 28 दिन। बात समझ में आई होगी आपको अच्छे से? अब मैं यही बात बोलूं इसमें कि आप मेरे को यही एग्जांपल एक और बताओ कि वर्ष 2000 लीप है या साधारण। तब आप बोलोगे सर 2000 में 400 का भाग लगाओ, 400 का भाग जा रहा है पूरी बार। तो देखो 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा चला गया या पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। 400 का भाग 2000 में जा रहा है, 2000 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2000 में 400 का पूरा पूरा चला गया। अतः लीप शताब्दी है। फरवरी माह में 29 दिन होंगे। इस वर्ष फरवरी माह में 29 दिन। क्यों है ये भी समझा दूंगा। 29 दिन तो यहां तक की तो बात समझ में आ गई होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई तो मैं प्रश्न लिखता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा आज का ये पहला, निम्न में से साधारण व लीप वर्ष का निर्धारण करें। कौन सा तो लीप वर्ष है तो कौन सा साधारण वर्ष है, बात आपको निर्धारण करना है। निम्न में से साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है, ये बात आप बताओगे। देखना आप इसमें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 2017 2 नंबर पर लिखा हूँ, 1893 3 नंबर पर लिखता हूँ, 1774 4 नंबर पर लिखता हूँ, 2018 5 नंबर पर लिखता हूँ, 1996 6 नंबर पर लिखता हूँ, 1700 7 नंबर पर लिखता हूँ, 1600 8 नंबर पर लिखता हूँ, 900 9 नंबर पर लिखता हूँ, 2000 को 10 नंबर पर लिखता हूँ। अब आप देख रहे हो 4 का भाग लगाओ। इसमें तो आप बोलोगे सर 4 का भाग लगाओ, 17 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये साधारण है, सिंपल वर्ष है, ये साधारण वर्ष। 1893 में 4 का भाग लगाओ तो जा रहा है, नहीं जा रहा, लेकिन कैसे नहीं जा रहा लगाकर देखना। 4 दूनी 8 1 4 14 4 12 93 में नहीं जाता, 92 में जाता है, 96 में जाता है ना, 93 में नहीं जा रहा, तो ये भी क्या है? साधारण है। फिर 1774 में लगाओगे तो 1774 में भी नहीं जा रहा, 4 एकम 4 लास्ट के 2 डिजिट से ही पता चलता है 4 का भाग। यदि 2 डिजिट में जाएगा तो पूरी संख्या में जाएगा, मतलब पूरे वर्ष में जाएगा। फिर तो 4 4 एकम 4 3 4 34 34 में जाता नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है? साधारण है। 18 में नहीं जा रहा सर, लास्ट के 2 अंकों में लगाकर देखा हमने, 18 में नहीं जा रहा, 18 में नहीं जा रहा तो इसका मतलब साधारण है, तो ये भी साधारण है। तो 96 में लगाकर देखें, 4 दूनी 8 1 16 4 16 जा रहा है, तो ये सर 1700 में सर 1700 में 400 का लगाएंगे ना, 400 का नहीं जा रहा, 0 से 0 बेटा 17 में 4 का नहीं जा रहा, इसका तो नहीं जा रहा 1700 में 400 का, इसलिए सर ये साधारण शताब्दी। 4 का तो जाता है इसमें,
अब ऐसा क्यों करते हैं 400 का, वो बात तो समझाऊंगा, लेकिन अब ये बात समझना, 1600 में 400 का लगाएंगे सर, 1600 में तो 400 का सार है, इसका मतलब लीप है, सर 900 में, सर 900 में तो आई होगी ना, सर 900 में 400 का भाग लगाए सर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये साधारण शताब्दी साधारण वर्ष है, यहाँ फरवरी 28 दिनों की थी, 2000 में 400 का लगाएंगे सर, 2000 में 400 का मतलब ये लीप है, 1948 में लास्ट के 2 डिजिट से पता लग जाएगा, 4 4 4 4 है सर 12 बार, इसका मतलब ये भी कौन सा है, लीप वर्ष। तो मैं समझता हूँ कि आपको लीप और साधारण की बात समझ में आ गई, कौन सा तो लीप वर्ष होता है, कौन सा साधारण वर्ष होता है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने आपको बताया है समय अनुक्रम परीक्षण जो आपको टॉपिक दे रखा है, उसमें सबसे पहले कैलेंडर के बारे में बता, कैलेंडर समझोगे तो इसके आने वाले प्रश्न भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा कैलेंडर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, कैलेंडर में कुछ बेसिक बातें हैं जो 1-2 दिन के अंदर में समझनी है, उसके बाद जितनी बातें पढ़ ली उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जिससे मैं तारीख वार माह वर्ष की जानकारी प्राप्त हो, की जानकारी पता लगे, वो कैलेंडर होता है। 7 वार का समूह सप्ताह होता है, हमेशा जानते हैं 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक उनमें दिन ही होते हैं, फरवरी में स्पेशल केस 28-29 दिनों का, तो फरवरी में स्पेशल केस के आधार पर हम जो घर में कैलेंडर लगाते हैं उसको 2 भागों में हमने बांट दिया, साधारण वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर। साधारण वर्ष की पहचान फरवरी के अकॉर्डिंग बांटा है, इसके अकॉर्डिंग बांटा, वही तो पहचान बताई कि फरवरी के महीने के अनुसार पहचान होगी कि फरवरी महीना 28 दिनों का है, फरवरी माह 28 दिनों का वो साधारण वर्ष, फरवरी माह 29 दिनों का है वो लीप वर्ष। तो फिर कैसे पता लगेगा कि 28 दिनों का, तो 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाने पर पता लग गया कि भाग नहीं जाए तो साधारण चला जाए, तब लीप वर्ष है, जैसे 2023 में नहीं जा रहा तो फरवरी 28 दिनों की थी, 2019 में 28 दिनों की थी, 2020 में 29 दिनों की, 2024 में 29 दिनों की, 4 का भाग सर है। फिर एक ध्यान रखने वाली शताब्दी वर्ष में 4 की जगह 400 का भाग लगाते हैं, शताब्दी वर्ष का मतलब है क्या, जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य वो शताब्दी वर्ष होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए किस तरीके से, उसके बाद में एक ही प्रश्न करवाया, ये यहाँ तक आप बात समझ होंगे। अब पहली बात ये, क्योंकि दिमाग में प्रश्न होता है कि 4 और 400 का चक्कर क्या है, क्यों तो 4 का भाग लगाते हैं, क्यों 400 का भाग लगाते हैं, आगे भी थोड़ा आपको ये समझाऊंगा, तो आगे भी बात समझ में आएगी, अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे, तो देखो थोड़ा समझना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हम वर्ष की गणना कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर घूमते हुए, यदि अपने अक्ष पर घूम रही है, एक दिन के अंदर पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा देती है, तब तो दिन का निर्धारण होता है, और अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर ये चक्कर पूरा करती है, उसे बोलते हैं एक वर्ष, जब सूर्य के चारों ओर पूरा एक चक्कर कर लेगी तो हम एक वर्ष बोलते हैं। और वो आप जानते हो लगभग 365 दिन, आपने पढ़ा वाले में पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं लिख रहा, एक अंदाज लिख रहा हूं, लगभग 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट के आसपास, या 47 मिनट के आसपास आपने पढ़ा होगा, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, ये पृथ्वी है ना, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। अब जिस व्यक्ति ने कैलेंडर बनाया, जिस व्यक्ति ने कैलेंडर बनाया, हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी कैलेंडर उसकी, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है अंग्रेजी कैलेंडर उसकी, क्योंकि देखो जो हम कैलेंडर पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो कैलेंडर का मतलब है क्या, जो पहले तो यहाँ बता देता हूँ, कैलेंडर जो हम पढ़ते हैं, सिलेबस की बात नहीं, जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसलिए मैंने बताया कि जो हम कैलेंडर देखते हैं 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं हमारे घर में, जो कैलेंडर मिक्स कैलेंडर आता है, एक तो सूर्य की गणना पर आधारित कैलेंडर होता है, एक चंद्रमा की गणना पर आधारित कैलेंडर होता है। चंद्रमा की गणना पर आधारित जो कैलेंडर होता है ना, उससे हमारे जन्म की जो राशि होती है ना, तुला राशि, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे किसी तुला राशि, किसी मिथुन राशि, किसी कन्या राशि है, वो चंद्रमा का जो कैलेंडर होता है, चंद्रमा पर आधारित हिंदी पंचांग उस पर आधारित होते हैं, और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो होती है सूर्य सन कैलेंडर पर आधारित, सूर्य की गणना पर आधारित जो कैलेंडर, तो 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसमें जनवरी फरवरी ये होते हैं, वो सूर्य की गणना पर आधारित कैलेंडर है, उसमें आप ऐसे पढ़ते हो एकदम द्वितीया तृतीया, आज एक है, आज दूज है, आज तीज है, आज चतुर्थी है, आज चौथ है ना, आज करवा चौथ है, आज हरियाली तीज है, तो ये पढ़ते हो ना, ये है चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर। तो आप समझ रहे हो, देखो एक तो सूर्य पर आधारित कैलेंडर, एक चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, हम जो सिलेबस में जिसकी जानकारी ले रहे हैं वो सूर्य पर आधारित कैलेंडर है, सन कैलेंडर है। और मैं आपको ये बोलूं, ये क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, तब हम बोलते हैं एक पूरा वर्ष बनता है। तो जिस व्यक्ति ने कैलेंडर बनाया ना, उसने किया क्या कि ये ईसा मसीह के जन्म के दिन को ना, ये कैलेंडर शायद जन्मदिन ही है, तो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, जन्मदिन है मृत्यु दिन है, शायद जन्मदिन ही ईसा मसीह के जन्म से पूरा ऐसे पढ़ते हैं ना, ईसा मसीह है, ये ऐसा मानना मत, नहीं पूरा नहीं मानते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ईसा मसीह। और इसके बाद में ना यहाँ 1 जनवरी सन 1 से स्टार्ट किया गया, ये कैलेंडर 1 जनवरी सन 1 से स्टार्ट किया गया, और इसके बाद में आज तक हम आ गए, आज है 25 अप्रैल 2023, 1 जनवरी सन 1 से स्टार्ट करते हुए आज तक आ गए, तो इसे हम बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद कि 25 अप्रैल 2023 एडी, इसमें भी आप पढ़ते होंगे एडी और बीसी, ईसा मसीह, ईसा पूर्व, ईसा मसीह, ईसा बाद, ईसा पूर्व और ईसा बाद, ये एडी, और इससे पहले है बिफोर क्राइस्ट बीसी, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो यहाँ से मैं ये बोलूँ कि जैसे गुप्त काल 298, ईसा पूर्व 298 बीसी, इसका मतलब यहाँ से 298 साल, यहाँ से 200, जैसे मैं बोलूँ फिल्मोरी काल का प्रारंभ हुआ लगभग 298 बीसी, इसका मतलब यहाँ से 298 साल, तो यहाँ से आप कितना हो गया 2023 ये, फिर लगभग 300 ये, तो लगभग 300 जोड़ेंगे तो 2300 के आसपास हो गया, 2323 के आसपास, 2023 तो ये, फिर 300 साल और यहाँ, तो लगभग हो गया 2300 के आसपास। तो यहाँ से ना कैलेंडर का प्रारंभ माना जाता है। अब जिस व्यक्ति ने कैलेंडर बनाया ना, उसने क्या देखा कि कैलेंडर में सूर्य पर आधारित कैलेंडर, सूर्य की गणना पर आधारित, और पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में चक्कर लगाती है, तो कैलेंडर में क्या एक साल ऐसे बनाए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, इस प्रकार शामिल करें कैलेंडर के अंदर, तो ये थोड़ी दिक्कत आ गई उसके सामने, ऐसे तो हम शामिल नहीं कर सकते 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। उसने किया क्या, उसने 1 जनवरी सन 1, बात समझ रहे मेरी अच्छे से, सन 1 जो पूरी है 1 जनवरी सन 1 से लेकर 30 दिसंबर सन 1 तक, पूरा 12 महीने हो गए, पूरा 1 वर्ष हो गया। उसने क्या किया, सन 1 में क्यों ना 365 दिन ही शामिल कर ले, मान लीजिए आप ही कैलेंडर बना रहे हो, आप सोचो हाँ 5 घंटे 48 मिनट तक रखेंगे, क्यों ना सन 1 में 365 दिन ही शामिल कर ले और 1 वर्ष बना दिया जाए, बात तो ठीक है। फिर सन 2 में आए, सन 2 में आए तो देख रहे हो कि जैसे सन 2 आया तो दोबारा वही दिक्कत, उसने क्या किया, फिर 5 घंटे 48 मिनट छोड़ दिए और वही 365 दिन शामिल कर लिए। फिर सन 3 आया, वहां भी 365 दिन ही शामिल कर लिए। फिर सन 4 आया और वहां भी 365 दिन ही शामिल कर लिए। मतलब सन 1 आया, सन 2 आया, सन 3 आया, सन 4 आया, लेकिन वो प्रत्येक बार 365 दिन ही शामिल कर रहे हैं। तब उसने देखा ये तो गड़बड़ हो गई, सन 4 में आया तो उसने सोचा हमने 365 दिन शामिल कर लिए, लेकिन इधर तो 5 घंटे 48 मिनट, लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे, तो वो सोच रहा है ये 24 घंटे हो गए, एक दिन हो गया, और यदि ये 365 लिख दूं मैं तो कैलेंडर गड़बड़ हो गया, ये एक दिन कैसे हो। उसने क्या किया कि मैं कम शामिल करता आ रहा हूं कि यहाँ लगभग 6 घंटे कम शामिल, हालांकि 6 घंटे है नहीं, 12 मिनट के आसपास कम है, यहाँ 6 घंटे, यहाँ 6 घंटे, यहाँ 6 घंटे, तो फिर उसने क्या किया, इसको दोबारा हटाया यार, और
यहाँ बोला कि यहाँ तो 366 आना चाहिए सन 4 में, तो क्यों? क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, एक्स्ट्रा बन गया है एक दिन ऐसे छोड़ते हुए, तो वो अशुद्धि दूर कर ले यहाँ पर और 366 बना दे। इसलिए उसने क्या किया, सन 4 को 366 बना दिया। अब सन 4 को 366 बना दिया तो वो फरवरी वाला दिन यहाँ बढ़ गया, फरवरी वाला दिन यहाँ बढ़ गया, तो आप काउंट करोगे, देखना आप 28 से काउंट करोगे तब साधारण वर्ष में तो टोटल दिन आएंगे 365। जब आप यहाँ से काउंट करोगे 31 प्लस 28 प्लस 31 ऐसे सबको जोड़ोगे तो साधारण वर्ष में तो दिन होंगे 328 365, और लीप वर्ष में दिन होंगे, ये 29 वाला दिन है, ये कितना हो जाएगा 300। बात समझ में आ गई होगी मेरी बात? मैंने यहाँ क्या लिखा है कि ये, अब रही बात 4 का भाग लगाने वाली, तो 4 का भाग लगाने वाली बात क्या, देखो हर 4 साल बाद, तो जैसे सन 5 होगा दोबारा 365, सन 6 होगा दोबारा 365, सन 7 होगा दोबारा 365, यहाँ फिर 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, तो सन 8 में जैसे ही आएंगे दोबारा 366। इसका मतलब सन 8 फिर सन 12 फिर सन 4 फिर सन 8 फिर सन 12 फिर सन 16 फिर सन 20 ऐसे बढ़ते हुए आ रहे हैं 2023 तक, 4 के गुणज जोड़ते हुए आ रहे हैं। तो 4 के गुणज जोड़ते आ रहे हैं, तो फिर एक बात आपकी समझ में आई होगी कि 4 का भाग 4 के गुणज में ही तो लगाते हैं, तो 4 का भाग 4 के गुणज में लगाते हैं, इसलिए जब फरवरी का निर्धारण करेंगे, लीप वर्ष का निर्धारण करेंगे, तो 4 का भाग लगाकर ही तो किया जाएगा, क्योंकि हर 4 के गुणज को ही तो लीप बना रहे हैं। तो फिर 4 8 12 16 20 24 28 ऐसे आप करते आ रहे हो, 88 फिर 92 फिर 96, फिर आप बोलोगे फिर सर सन 100 भी तो 4 का गुणज ही है, सन 1700 भी तो 4 का गुणज ही है, इन्हें क्यों नहीं बनाया गया? सन 100 में भी तो 400 का भाग नहीं, यहाँ 4 का क्यों नहीं लगाया, यहाँ 400 का निर्धारण क्यों कर दिया गया? ठीक बात है सर, बाकी सारे वर्ष में आप बता रहे हो कि सर 4 के भाग से निर्धारण हो रहा है, तो सर फिर सन 100 में क्यों नहीं किया गया? सन 100 में ये 4 की जगह 400 का क्यों लगाया गया? तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ 5 घंटे 48 मिनट ही जोड़ने थे, लेकिन 6 घंटे मान लिए, 12 मिनट अपनी तरफ से जोड़ने कैलेंडर बनाने वाले, फिर 12 मिनट अपने तरीके से जोड़ने, फिर 12 मिनट अपने तरीके से जोड़ने, फिर 12 मिनट अपने तरीके से, मतलब ये 4 साल में एक दिन 24 घंटे हुए ही नहीं, लगभग 23 घंटे 12-13 मिनट के आसपास हुए, उसने 24 घंटे मान लिए, मतलब कुछ मिनट अपनी तरफ से जोड़ दिए 24 घंटे बनाने के लिए, कुछ मिनट अपने तरीके से जोड़ दिए, तो जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया, सन 400 तक हिसाब लगाया, सन 1 से लेकर सन 400 तक हिसाब लगाया जाए तो देख रहा है कि लगभग 3 डेज अतिरिक्त एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। ऐसे हम जोड़ते गए तो सन 400 तक 3 दिन अतिरिक्त जोड़े जाएंगे, 3 दिन अतिरिक्त जुड़ जाएंगे। उसने क्या किया, क्यों ना उसने सोचा सन 100 लीप है, क्यों ना इसे साधारण बना दी जाए, सन 400 के वजह में तो जुड़ रहे हैं ना, सन 4 पहले 400 साल के पेयर में 3 दिन अतिरिक्त, फिर आगे वाले 400 साल के पेयर में 3 दिन अतिरिक्त, फिर आगे वाले 400 साल के पेयर में 3 दिन अतिरिक्त, उसने सोचा हर 400 साल के गुणज में अतिरिक्त दिन जुड़ते जाएंगे, अतिरिक्त दिन जुड़ते जाएंगे, तो क्यों ना इनको हम लीप से साधारण बना दे, सन 200 सन 300 सन 4। अब देखना सन 100 लीप की 4 का भाग गुणज था, लेकिन इसको 400 का भाग लगाकर, क्योंकि 400 के गुणज में 3 दिन अतिरिक्त जुड़े जा रहे हैं, तो इसमें 400 का भाग लगाकर इसको लीप की जगह साधारण बना दिया, तो जो 3 दिन अतिरिक्त जुड़ेंगे जो 3 दिन अतिरिक्त जोड़े जाएंगे उन्हें क्या किया, इसे साधारण बना दिया लीप की जगह, तो इसे भी 400 का भाग लगाकर साधारण बना दिया, इसे भी 400 का भाग लगाकर साधारण बना दिया, तो इसे 400 का भाग लगाओ चाहे 4 का लगाओ, ये गुणज को पैसा का पैसा ठीक रखा। तो बात समझ में आई होगी आपको कि 400 का शताब्दी में क्यों लगाते हैं और वर्ष में 4 का भाग क्यों लगाते हैं, मैं समझता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो मैंने यहाँ समझाया आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको। तो डेट वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया, 20 की 80 इसका पूर्व इसका बाद भी समझ में आ गया होगा, कैलेंडर जिस दिन बना वो भी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद में, अब देखो फिर मैं लिख रहा हूँ कैलेंडर में आगे जो बात है, तो यहाँ स्टार्ट करता हूँ, आगे जो बात है वो यहाँ स्टार्ट करता हूँ कि आपने कैलेंडर में से वही जो बातें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके आगे बातें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि यहाँ साधारण वर्ष था और वहाँ लीप वर्ष था। अब तो बात समझ में आ गई होगी कि साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में यहाँ होते हैं कुल 365 दिन और यहाँ होते हैं कुल 366। ये बात वही है जो आगे से पहले मैंने कहा, तो मतलब ये है कि हम यहाँ पढ़ रहे थे ना, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बाद बीच में जो इसके बाद मैंने बता दिया 365 दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। अब देखो आप देखना, मैं ये बोलूँ एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है प्लस एक दिन अतिरिक्त, सब कुछ समझा दूं मैं, हर एक बात का सीक्वेंस, एक दिन अतिरिक्त विषम दिन होते हैं, हम दिन भी बता दूंगा कैसे होते हैं। तो साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, सप्ताह बनाए तो 52 सप्ताह, एक दिन अतिरिक्त होता है। सप्ताह कैसे, 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है, तो 365 में जब 7 का भाग लगाओगे आप, तो आप देख रहे हो 7 दिनों के समूह को एक सप्ताह बोलते हैं, तो 7 5 35, एक बचा 5 काट लिया, 7 में 14, तो 52 तो बार पूरी बार गया, मतलब 52 तो वीक बन गए, 52 जोड़े बन गए 7 7, तो 52 तो सप्ताह हो गए, 7 दिनों के समूह को एक सप्ताह बोलते हैं, तो 52 जोड़े बन गए 7 7 दिनों के, तो 52 सप्ताह, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो अतिरिक्त दिन लिख दिया हमने, 20 दिन हो गए। उसी प्रकार से लीप वर्ष में भी, लीप वर्ष में और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 366 दिन है, मैं लिखूं एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह है प्लस 2 दिन अतिरिक्त, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, 52 सप्ताह है प्लस 2 दिन अतिरिक्त होते हैं एक लीप वर्ष में। कैसे सर, तो आप जानते हो 1 जनवरी, देखना बात सुनना मेरी, 1 जनवरी 2022 एक लीप है और 31 दिसंबर सॉरी साधारण है, 31 दिसंबर 2000, ये एक साधारण वर्ष हो गया ना पूरा पूरा। यहाँ देखो 1 जनवरी को सोमवार है, बात समझना, ये 1 जनवरी को सोमवार है और आप जानते हो देखो सप्ताह का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे ही तो जानते हो आप सप्ताह के अंदर
यहाँ समझा रहा हूँ बात को, थोड़ा देखोगे यहाँ जैसे सोमवार, हाँ नहीं अंदाज बता रहा हूँ, 1 जनवरी को मान लो सोमवार, 1 जनवरी को सोमवार नहीं था, 1 जनवरी को बता देता हूँ, सही लिख देता हूँ एक बार। एक जनवरी 2022 को शनिवार है, मान लो 1 जनवरी 2022 को शनिवार है, तो आप देखना 1 तारीख को यदि शनिवार हो, 1 तारीख को यदि शनिवार हो और आपको मैं आगे पूछूं तो आप बोलोगे रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, दोबारा शनिवार 8 तारीख को है, फिर दोबारा रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, दोबारा 15 तारीख को शनिवार है, तो आप ये बात बोल रहे हो सर वार तो 7 ही होते हैं, तो हर 7 दिन बाद तो पूरे बार खत्म हो जाएंगे ना, दोबारा वही तो बार स्टार्ट होंगे, 1 से लेकर 7 तक पूरा एक वीक हो गया, तो सर 8वें दिन फिर वही बार, फिर देखो दोबारा 2 वीक हो गए, फिर 7 दिन यहाँ पूरे हो गए, तो 15वें दिन वही बार, जैसे देखो 1 वीक पूरा हो गया, बार की पुनरावृत्ति, 2 वीक पूरे हो गए, फिर बार की पुनरावृत्ति, तो ऐसे ही जब 1 जनवरी 2022 है तो 30 दिसंबर 2022 तक पूरे 52 वीक पूरे हो जाएंगे, फिर दोबारा बार की पुनरावृत्ति होगी, बार की पुनरावृत्ति होगी तो यहाँ यदि शनिवार है तो 31 दिसंबर को पुनः शनिवार आ जाएगा, तो मैं लिख दूं 31 दिसंबर को पुनः शनिवार आ जाएगा, बात तो ठीक है सर। इसका मतलब हमें क्या याद रखना है सर, हमें ये याद रखना है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। इसी प्रकार यहाँ आप देख रहे हो कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक, और यदि यहाँ जैसे 1 जनवरी 2022 को शनिवार है, 1 जनवरी 2023 को आ जाएगा रविवार, और 1 जनवरी 2023 यहाँ जैसे सोमवार है, तो यहाँ सर तो यहाँ इस बार 29 दिसंबर को, क्योंकि 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, तो 29 दिसंबर को ही बार पूरे हो जाएंगे, फिर 30 दिसंबर को सोमवार आ जाएगा, फिर 31 दिसंबर को मंगलवार आ जाएगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा चलेगा, तो एक दिन अतिरिक्त हो रहा है, तो आप लिखोगे एक लीप वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझना, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके बाद आगे वाली भी बात समझ में आ जाएगी, प्रश्न इस बार भी आया था कैलेंडर से, टॉपिक दे रखा है, आगे भी आ सकता है, तो आपको 2-3 दिन ये पढ़ना पड़ेगा, 2-3 दिन पढ़ने के बाद क्या ये सारी बात मैं समझा दूंगा कैसे प्रश्न आते हैं, तो कल और शायद हो सकता है तो परसों तक ये बात पूरी हो जाएगी अपनी, तो आप इन बातों को पढ़ते रहना, अच्छे से समझना, इन बातों को दोबारा एक बार पुनः पढ़ना, इसके बाद में मैं कल आपको पुनः बता दूंगा इसके आगे वाली बात। धन्यवाद।
बारे में थोड़ा बहुत समझो, उसके बाद में हम इस टॉपिक को पूरा करते हैं धीरे धीरे। तो कैलेंडर में मैंने आपको इसमें क्या बता दिया था, यदि कल की क्लास की बात करूं, यदि मैं थोड़ा बहुत समझाऊं यदि, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि टाइम सीक्वेंस टेस्ट समय अनुक्रम परीक्षण दे रखा है। हम कैलेंडर में पढ़ते हैं समय अनुक्रम परीक्षण, तो समय के बारे में, समय के क्रम को जानना, समय के क्रम को जानना। तो बेसिकली वो कैलेंडर के आधार पर हो सकता है या कोई अदर प्रश्न है तो बेसिक मैं आपको बताऊं किस प्रकार के और प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, उनके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें। मैंने आपको बताया था कैलेंडर के बारे में बताया जिससे हमें तारीख है, वार है, माह है, वर्ष है, ये जानकारी पता लगे। जैसे मुझे जी तो आता है अपना कैलेंडर के लिए, हम घर पर कैलेंडर क्यों लगा, मैं ये पता रहे अपडेट रहे हम हमेशा कि आज ये तारीख है, ये महीना चल रहा है, आज ये वार है, आज ये तिथि है, हिंदी कैलेंडर भी उसमें शामिल रहता है, ये तिथि है, आज ये घटना हो रही है ना, तो वो आप सूर्य की गणना, चंद्रमा की गणना के आधार की घटनाओं को आपके कैलेंडर में घर पर देखते रहते हैं। आज व्रत करना है, आज जना पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज करवा चौथ, ये सारी जानकारी कैलेंडर से पता लगती है, इसलिए हम कैलेंडर को लगाते हैं। तो ये जो तारीख वार माह वर्ष की जो जानकारी पता लगे, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें, अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें, उसमें मैंने आपको बताया इतना ही पता लगता है अंग्रेजी कैलेंडर के। फिर बाद में मैंने आपको बताया था उसमें कि बेसिकली आप इतना जानते हो कि 7 वार का समूह सप्ताह होता है, 7 दिनों से एक वीक बनता है, एक सप्ताह बनता है। सोमवार से लेकर रविवार तक वार लिखते टोटल, रविवार है ना हमारा फेवरेट वार, तब स्कूल जाते थे उस टाइम तक। उसके बाद में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, न्यू ईयर 1 जनवरी से होता है, और चलता चलता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर 31 दिसंबर को ये वर्ष पूरा समाप्त हो जाता है। यहाँ मैंने कहा था कि आप इस कैलेंडर में ये देखते हो कि जनवरी के दिन हमेशा 31 ही होते हैं, फरवरी के दिन कभी 28, कभी मार्च के 31 होते हैं, और मैंने बताया वो सीक्वेंस आप ऐसे पता लगा सकते हो कि जनवरी ऊपर आने वाला भाग 31 का, उसके अंदर आने वाला भाग 30 का, तो जनवरी 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30 ऐसे, फरवरी 28 29। तो ये दिनों की संख्या क्या सब जगह क्या समान रहती है, फरवरी में दिनों की जगह मैंने अलग किया भी था कि फरवरी में ये 2 प्रकार के दिन होते हैं, 28 या 29 दिन। तो यदि हम देखें कि जिसमें 29 दिन आते हैं उसे तो हम लीप वर्ष बोल देते हैं, जिसमें 28 दिन आते हैं उस फरवरी को साधारण वर्ष की फरवरी को साधारण वर्ष बोल देते हैं। तो फरवरी के अकॉर्डिंग हमने 2 प्रकार के वर्ष बना लिए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष 365 का मतलब 28 को शामिल करते हुए 365 आया, दिनों को काउंट करोगे जोड़ोगे तब फरवरी में 29 दिनों के शामिल करते हुए सारे दिनों को जोड़ोगे तब लीप वर्ष में 368 दिन हो गए, ये बताया। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि फरवरी के अकॉर्डिंग कैलेंडर को हमने 2 भागों में बांट दिया, साधारण वर्ष का कैलेंडर और लीप वर्ष का कैलेंडर। जिस वर्ष में फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं वो साधारण वर्ष का होता है, जिसमें फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं वो लीप वर्ष का होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर। पता कैसे लगता है, तो 4 का भाग लगाते हैं, यदि 4 का भाग वर्ष के अंदर पूरी बार चला जाता है तो लीप वर्ष नहीं जाता, तो साधारण वर्ष। जैसे 23 है 2019 है, लेकिन मैं ये कहता है शताब्दी वर्ष में 4 की जगह 400 का भाग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं ये भी बताया था। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या, जिस वर्ष के अंदर 2 शून्य हो तो शताब्दी वर्ष होता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने कहा था कि वर्ष 1700 लीप वर्ष है या नहीं है, लीप शताब्दी है या नहीं है, तो आप बोलोगे 1700 में 400 का भाग लगा रहे हैं, भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब साधारण शताब्दी 28 दिन होंगे फरवरी के अंदर, और ये 2000 में 400 का भाग जा रहा है, तब ये लीप शताब्दी इसमें 29 दिन होंगे। फिर नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रश्न लिखा था कौन सा साधारण है कौन सा लीप है, उसका निर्धारण आपने कर लिया था, कौन सा साधारण है 4 का भाग लगाकर शताब्दी में 400 का भाग। फिर बाद में मैंने कहा था कैलेंडर वही हम कंटिन्यू करें आगे वाली बात को कि साधारण वर्ष के अंदर कुल 365 दिन होते हैं, मैंने शुरुआत में लिख दिया। साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह, एक दिन होता है, एक दिन अतिरिक्त होता है, मतलब विषम दिन होता है। और विषम दिन का मतलब ये होता है कि 7 का भाग लगाने के बाद जो शेष पर बचे उसे हम विषम दिन बोलते हैं, ओड डेज बोलते हैं, विषम दिनों की संख्या बोलते हैं। जैसे 365 में 7 का भाग लगाओगे तो 52 सप्ताह बन गए, एक अतिरिक्त दिन बच गया, विषम दिन बोल रहे हैं। 1 जनवरी 2022 31 दिसंबर 2022 तक, 1 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2022 को क्या होगा, तो मैंने कहा था कि 52 सप्ताह बन गए, प्रत्येक सप्ताह में एक बार एक होता है, 1 तारीख को 2 बार होगा, 30 तारीख को आ जाएगा, 30 तारीख को उससे पूरे बार समाप्त हो जाएंगे, 30 तारीख को पुनः बार की पुनरावृत्ति हो जाएगी। कल समझा दिया था ये ना, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। फिर लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है उसके आगे वाले दिन समाप्त होता है, लीप वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, ये भी बात मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, यहाँ तक हम निकल कर गया था। ये 5 मिनट के लिए मैंने 2-4-5 मिनट से वो सारी बातें रिवाइज कर पुनः अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। अब यदि मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँ साधारण वर्ष तो लीप वर्ष की बात को, तो मैं लिखूँ यदि कोई कैलेंडर है, आप उसी कंटिन्यू उसी चीजों को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, आगे उसी बात को दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ कैलेंडर के अंदर। फिर आप उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाना कि ये तो साधारण वर्ष है, इधर वाला साधारण वर्ष का मतलब समझते हो, फरवरी 28 को क्या किया बोल देते हैं साधारण वर्ष, फरवरी के अनुसार पता लगा ये लीप वर्ष, लीप वर्ष से आगे वर्ष। बात तो समझ में आ रही है सबको, ये आपने पढ़ा होगा, कल पिछली बार आपने प्रश्न भी देखा होगा, विशेषकर जो ज्योग्राफी के लिए फर्स्ट पेपर हुआ था ना, तो जिस ग्रुप में ज्योग्राफी का पेपर हुआ उसी ग्रुप के फर्स्ट पेपर में एक प्रश्न आया था कैलेंडर से संबंधित, कौन से 2 महीने समान, कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान, तो वो कैलेंडर से प्रश्न था। अभी भी कोई कैलेंडर का प्रश्न पूछा जा सकता है, समय अनुक्रम परीक्षण का मतलब यही होता है, किसी न किसी टॉपिक से किसी न जो भी पेपर होंगे इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर आएगा, तो किसके आएगा वो पता नहीं, हम बता नहीं सकते ये बात, लेकिन एक प्रश्न जरूर कैलेंडर से आएगा, समझना उस बात को। अब मैं आपको ये बोलूंगी साधारण वर्ष हमने पढ़ा है, लीप वर्ष हमने पढ़ा है, साधारण वर्ष क्या होता है ये भी बात हमने पढ़ी है, लीप वर्ष क्या होता है ये भी बात हमने पढ़ी है। हम पीछे ये पढ़ रहे थे कि एक लीप वर्ष और साधारण वर्ष में साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसके आगे वाले दिन समाप्त होते हैं, तो वो भी क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था, दोबारा समझा रहा हूं। देखो कि वार अपने पास टोटल 7 है, ये 7 वार है टोटल, तो ये यहाँ ये 7 वार यदि खत्म होंगे तो 8वें दिन वार की पुनरावृत्ति होगी, फिर दोबारा 7 दिन, फिर दोबारा ये 7 दिन पूरे हो गए, 15 तारीख को दोबारा वार की पुनरावृत्ति। तो प्रत्येक 7 दिन बाद होते, एक में भी 7 जोड़े तो 7 जोड़े तभी 8 है, तो हर 7वें दिन बाद वार की पुनरावृत्ति होती है। किसी भी तारीख में 7 दिन जोड़े तो वार की पुनरावृत्ति होगी, तो नहीं है 20 तारीख में 7 जोड़े तो 27 आएगी, तो वार की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, 20 तारीख के बाद 27 तारीख को वार की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, तो कारण है कि 20 तारीख से हम जोड़ेंगे, 20 में 7 जोड़ने पर 27 आता है, और यहाँ देखो 3 3 4 एक साथ यहाँ 7 पूरे वार कंप्लीट हो गए, 7 ही तो वार होते हैं, तो दोबारा ये हुआ दोबारा रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, क्या शनिवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शुक्रवार तक कंप्लीट, दोबारा शनिवार आ जाएगा 27। किसी भी तारीख में 7 दिन जोड़ेंगे तो वार की पुनरावृत्ति होगी, तो वार की पुनरावृत्ति होगी, तो 1 जनवरी को यदि मंगलवार है, मान लीजिए जनवरी मंगलवार, तो आपको पता है कि बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार यहाँ तक कंप्लीट हो गए, दोबारा 8 को मंगलवार आएगा, 15 को दोबारा मंगलवार आएगा, तो आना ही है 15 को मंगलवार, यहाँ दोबारा 7 दिन का साइकिल पूरा हो गया, दोबारा 7 दिन कंप्लीट हो गए। ऐसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे यदि हर एक सप्ताह में कंप्लीट होता जाएगा यदि, तो जब 1 जनवरी एक साधारण वर्ष की बात करूं मैं, 1 जनवरी 2023 को यदि शनिवार हुई थी, 1 जनवरी 2023 को शनिवार हो तो 31 दिसंबर की बात करें हम, तो हमने ये तो काउंट कर लिया कि 365 दिन में ना 7 7 का 52 सप्ताह बनेंगे, और एक दिन अतिरिक्त बचेगा, 7 का भाग लगाएंगे तो सारे सप्ताह 52 बनेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, एक दिन एक्स्ट्रा बचने का मतलब 31 दिसंबर तक सारे कंप्लीट सप्ताह पूरे हो गए, सारे कंप्लीट सप्ताह पूरे हो गए। तो यहाँ जो शनिवार है तो यहाँ शुक्रवार तक सारे सप्ताह खत्म पूरे वीक, जैसे यहाँ से मान लो शनिवार ही होता तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार यहाँ शुक्रवार तक खत्म हो जाता, तो एक्स्ट्रा एक दिन 8 फिर इसका मतलब ये सारे एक जैसे ये एक वीक पूरा हुआ ना, जैसे पूरे 52 वीक पूरे हो गए यहाँ, तो आप जानते हो 52 वीक पूरे हो गए तो दोबारा रिपीटेशन होगा, यहाँ शनिवार आएगा, तो बस समझ में आ रही है शनिवार आएगा, तो आप इतनी सी बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब है सिर्फ साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा, तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा, और लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होने के कारण जो प्रथम दिन होता है उसके आगे वाला दिन समाप्त हो जाता है लीप वर्ष, ये मैंने आपको पीछे बताया। अब इतना करवा दिया तो आप एक छोटे
से बात की तो डायरेक्टली ध्यान देना, हालांकि इसको निकाल भी सकते हो, निकालने का तरीका भी बता दूंगा आगे जब हम करेंगे, वहां भी ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो आप सीधा ही समझ सकते हो इस बात को कि जब आपको ये पता है कि 1 जनवरी 2022 1 जनवरी 2022 को आप जानते हो कि शनिवार था, तो आपको पूछा जाए 30 दिसंबर 2022 को क्या वार होगा, आप बोलोगे सर साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन तो समान ही होता है क्योंकि 52 सप्ताह एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, इसलिए ये शनिवार ही आएगा। ठीक बात, समझ में आ गई सर, यहाँ शनिवार को प्रथम दिन और अंतिम दिन समान ही, लेकिन आगे वाले दिन क्या होगा, फिर इसके नेक्स्ट पेज क्या आएगा, फिर आप मैं पूछूं 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार आएगा, सर 1 जनवरी को यहाँ लास्ट का दिन जब शनिवार का, जस्ट आगे वाला दिन ही है, 30 दिसंबर 2022 के बाद नया साल आ गया, तो यहाँ शनिवार को सर यहाँ रविवार आ गया। हाँ तो ठीक है सर, सर रविवार आ गया तो देखो एक तारीख और वर्ष का एक का अंतर है, तारीख समान होने पर एक वर्ष आगे जाते हैं ना तो वार को एक दिन आगे बढ़ा दिया जाता है, शनिवार है तो रविवार एक दिन आगे बढ़ दिया। मैं ये नहीं बोल रहा, आप ये याद करो, इस बात को समझ लो केवल थोड़ा सा, फिर मैं ये बोल रहा हूँ इसी प्रकार यहाँ 1 जनवरी 2024 को सोमवार है, वैसे 1 जनवरी 2024 तो 30 दिसंबर 2024 को क्या वार आएगा, सर एक लीप वर्ष जब प्रारंभ होता है ना उसके आगे वाले दिन समाप्त होता है, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, तो सोमवार को तो 30 तारीख को आ जाएगा, सोमवार को 30 तारीख को आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक दिन कम, इससे एक दिन ज्यादा, तो यहाँ समान रहते हैं, तो वहाँ एक दिन आगे खत्म होगा, मंगलवार होगा, क्योंकि 2 दिन संडे बचते हैं। तो सर इससे आगे वाले दिन क्या आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ 1 जनवरी 2025 को क्या वार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, सीधा सीधा मंगलवार के बाद आगे वाला दिन बुधवार। तो यहाँ दिन देखो 2 दिन आगे हो, यहाँ तो 1 दिन आगे हो गया, यहाँ 2 दिन आगे हो गए, तो ये चक्कर क्या है सर, मैं छोटा सा नोट लगा लिख देता हूँ कि एक वर्ष से याद रख लेना इस बात को, एक्स्ट्रा है थोड़ी सी, आगे बताऊंगा वहां भी समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा याद रख लेना, लैंग्वेज का कोई प्रश्न आ जाए तो सही हो जाएगा, कोई लैंग्वेज का प्रश्न आ जाए तो सही हो जाएगा। एक वर्ष से जब अगले वर्ष में जाते हैं, एक वर्ष से जब अगले वर्ष में जाते हैं, तारीख माह समान होने पर, एक वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तारीख पर माह समान होने पर, तो वार एक दिन या 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाता है। एक दिन तो कब आगे बढ़ाया जाएगा, 2 दिन आगे कब बढ़ाया जाएगा, तो देखना आप 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 में जा रहे हैं, तो फरवरी महीना कौन से वर्ष का शामिल हो रहा है, फरवरी महीना तो 2022 का है, तो जनवरी 2022 फरवरी 2022 दिसंबर 2022 जनवरी 2023, इसका तो आएगा नहीं, इसका आगे आएगा, सर फरवरी तो इसका शामिल हो रहा है, इसका शामिल हो रहा है, तो 2022 लीप है साधारण, आप बोलोगे सर 2022 तो साधारण, इसका मतलब साधारण वर्ष की फरवरी शामिल हो रही है, तब तो एक दिन आगे बढ़ाना। इसमें देखो 2024 में जा रहे हो तो फरवरी किसकी शामिल हो रही है, 2024 की शामिल हो रही है, 2024 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी यदि लीप की शामिल हो रही है तब बात को 2 दिन आगे बढ़ाओ, तो आप बात को समझ रहे हो कि एक वर्ष से जब अगले वर्ष में जाते हैं तारीख और माह समान होने पर, तो वार एक दिन या 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाता है, बात को समझना कैसे बढ़ा दिया जाता है, यदि फरवरी एक वर्ष से जब अगले वर्ष में जाते हैं तो वार को एक दिन या 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाता है, पिछले वर्ष में जाने पर एक दिन या 2 दिन पीछे कर दिया जाता है, ये भी लिख दो ना। तो एक ही बात, यदि फरवरी साधारण वर्ष की शामिल, यदि फरवरी साधारण वर्ष की शामिल तो एक दिन आगे, वह यदि लीप की शामिल, वह यदि लीप की शामिल, लीप वर्ष की शामिल तो 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाता है, सीधी सी बात है, हालांकि 2 दिन आगे अपने हाथ से लिख लेना, इस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ। एक वर्ष से जब अगले वर्ष में जाते हैं तारीख माह समान होने पर तो वार को एक दिन या 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाता है, पर यदि साधारण की शामिल है तो एक दिन आगे बढ़ा दो, और यदि लीप की शामिल है तो 2 दिन आगे बढ़ा दो। यही बात यदि एक वर्ष से पिछले वर्ष में जाएंगे ना तो करना क्या है, तो बात वही, यदि फरवरी साधारण की शामिल हो तो एक दिन पीछे कर देंगे, लीप की शामिल हो रही तो 2 दिन पीछे कर देंगे, कैसे, यहाँ से ये पूछे तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है, जैसे मैं प्रश्न लिखता हूँ, थोड़ा सा प्रश्न लिखता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आप इसको बात को बताना। 26 जनवरी 2004, मान लो इस दिन शनिवार, 26 जनवरी आया नहीं था वो एक अलग बात है, अब मान लेना 26 जनवरी 2004 को शनिवार है, मैं ये भी बताऊंगा कि बात कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी बातें आ जाएंगी, तब ये मान लेना, मान लो कि फरवरी 26 जनवरी को शनिवार हो 2004 में, तो 26 जनवरी 2005 का वार आपको पूछ ले, तो क्या करोगे, अब सीधा सीधा देखोगे, तारीख तो समान है, महीना भी समान, एक वर्ष आगे वाले वर्ष में जा रहे हैं, लीप की शामिल हो रही है क्या, लीप की शामिल हो रही है, फरवरी लीप की शामिल हो रही है 2004, लीप वर्ष 4 का भाग कर लीप की शामिल हो रही है तो 2 दिन आगे कर दो, तो इसका उत्तर हो जाएगा शनिवार प्लस 2 दिन, शनिवार प्लस 2 दिन, शनिवार के 2 दिन बाद कौन सा आएगा, रविवार और सोमवार, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सोमवार। ठीक बात, इसका उत्तर बिल्कुल सोमवार, इसका उत्तर सोमवार हो जाएगा। इसका उत्तर बताना 15 अगस्त 2020 गुरुवार, लीप मतलब नहीं है, फरवरी देखनी है केवल, लीप वर्ष से मतलब नहीं है, फरवरी लीप की शामिल हो रही है नहीं हो रही है, 15 अगस्त 2021 का वार, तो आप बोलोगे सर एक वर्ष आगे वाले वर्ष में जा रहे हैं, तारीख महीना समान है, फरवरी देख रहे हैं सर, अगस्त के बाद में आप काउंट करोगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी 2021 फरवरी 2021, तो फरवरी 2021 की शामिल होगी जो एक साधारण 2021 एक साधारण, तो सर इसका मतलब एक दिन आगे बढ़ेगा, एक दिन आगे बढ़ेगा, तो आप बोलोगे गुरुवार में एक दिन जोड़ दो, तो गुरुवार में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या जाएगा गुरुवार। ऐसे यदि ऑपोजिट पूछ लेता, पीछे जाने के लिए पूछ लेता, तब भी आप कर सकते थे वो, कैसे पीछे जाने में किस प्रकार, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1996, 2 अक्टूबर 1996 को बुधवार हो, 2 अक्टूबर 1996 को बुधवार हो, तो 2 अक्टूबर 1995 का वार आपको पूछ ले, तब आप ये बोलोगे सर 2 अक्टूबर से जब पीछे जाएंगे तो फरवरी 1996 की आएगी, फिर फरवरी आएगी, फरवरी से पहले जनवरी आएगा, फिर जनवरी से पहले दिसंबर 1995 आएगा, फिर नवंबर 1995 आएगा, फिर अक्टूबर 1995 आएगा, तो सर फरवरी 1996 की शामिल हो रही है जो एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो सर बुधवार में आप क्या करो 2 दिन कम कर दो, पीछे जा रहे तो पीछे कर लेंगे 2 दिन, आगे जा रहे तो बढ़ा देते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, यहाँ से आएगा तब बढ़ जाएगा, फरवरी शामिल करनी है आपको, तो फरवरी बुधवार में 2 दिन पीछे करोगे तो बुधवार से पहले मंगलवार आता है, मंगलवार से पहले सोमवार आता है, इसी प्रकार साधारण के लिए कर लोगे, जैसे एग्जांपल आपको दूं मैं, 21 जून योग दिवस, 21 जून 2015 को मंगलवार हुई थी,
21 जून 2014 को आप बोलोगे सर इसमें तो लीप का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 2015 2014 2015 की फरवरी वो भी साधारण है तो ये भी साधारण है, यहाँ लीप आ ही नहीं रहा तो साधारण तो एक दिन पीछे कर देंगे, वैसे फरवरी की शामिल हो रही है 2015 मंगलवार से एक दिन पीछे करोगे तो क्या जाएगा सोमवार। ये बात समझ गए होंगे आप मेरे साथ, ये जो 4% मैंने आपको बताया 4 एग्जांपल लिखे, इन एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं बात बताना चाह रहा हूं वो बात आप समझ गए, ठीक बात है सर, ये भी बात समझ गए हम, तो यदि ये समझ गए तो आगे देखना आगे सीखना और क्या आपको आना चाहिए इस टॉपिक के लिए, इतनी बातें आपको आने। अब क्या है कि हमें ये पता लग गया कि पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लिख देता हूं, देखो विषम दिन का मतलब क्या होता है, ओड डेज, विषम दिन, ओड डेज, ये विषम दिन क्या है ये भी समझ लो आप। विषम दिन का मतलब है कि दिनों में 7 का भाग लगाने के बाद, दिनों में 7 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है वह विषम दिन, जो शेषफल बचता है वह विषम दिन होता है। कि आपको करना क्या है, जो भी डेज है उनमें 7 का भाग लगा दो, जो शेषफल बचता है उसे ही हम विषम दिन बोलते हैं। कोई भी दिन, जैसे मैं आपको बोलूं, देखो मैं समझा देता हूं, सारी बातें बता देता हूं कि जनवरी माह है, जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं सर, 31 होते हैं तो 7 का भाग लगाओ, 728, तो 3 क्या है आपके ओड है, ओड डेज, 728, तो जनवरी में 3 विषम दिन है, तो 4 तो सप्ताह बन गए पूरे पूरे, 3 दिन जनवरी महीने में अतिरिक्त है, तो जनवरी में विषम दिन कितने हो गए 3। ऐसे में आप ये बोलो फरवरी में बताओ मेरे को, तो आप बोलोगे सर फरवरी का मतलब कौन सा, 28 या 29, तो अभी दोनों बता दो आप, यदि फरवरी देखो 28 दिनों की है तब तो आप 4 का भाग लगाओगे उसमें, सॉरी 7 का 7 लगाएंगे, सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग लगाओगे तो पूरी पूरी बार जाएगा, तब तो क्या 0 डेज है, 0 ओड डेज। और यदि फरवरी में 29 दिन ले तब 7 का भाग लगाएं तब 1 ओड है, बात समझ। तो इसी प्रकार में आपको मार्च में बताओ, इसी प्रकार अप्रैल में बताओ, फिर मई में भी बताओ, फिर जून में भी बताओ, तो सारी बताएगा, बताने पड़ेंगे सारे, क्लास ही नहीं है कोई, फिर जुलाई में भी बताओ, फिर अगस्त में भी बताओ, फिर सितंबर में भी बताओ, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में। तो सर महीनों के अलावा कोई विषम दिन नहीं होते क्या, होते हैं, सब सारे होते हैं, ये महीनों के आपको बताने पहले। तो मार्च में 21 में मैं 7 का भाग लगाऊं तो ओड डेज आ गए, क्या अप्रैल में 30 में 7 का भाग लगाएं तो 728, सॉरी 7 में 3 आ गए, मतलब क्या 28 तो 3 बच गए, मई में 21 में 7 का भाग लगाएं तो 3, जून में 30 में 7 का भाग लगाएं तो ओड डेज 2, जुलाई में 30 में 7 का भाग लगाएं तो ओड डेज 3, अगस्त में 21 में 7 का भाग लगाएं तो ओड डेज 3 विषम दिन थे, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये है आपके महीनों के विषम, महीनों के विषम दिन आप समझ रहे हो। अब इसके अलावा भी आपको आने चाहिए, देखो कैसे, कोई भी आपको बोल दे, जैसे मैं ये बोलूं साधारण वर्ष के विषम दिन, तो आप बोलोगे सर साधारण वर्ष का मतलब 365 दिन, तो 365 में 7 का भाग लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा बचता है, एक ओड डेज है इसमें, एक विषम दिन है। लीप वर्ष के विषम दिन आना सब कुछ चाहिए आपको ना, टाइम सीक्वेंस टेस्ट के लिए जो बातें बता रहा हूँ सारी आपको आनी चाहिए, मैं देखो कैलेंडर में जो बातें बताऊं ना वो उतना ही आप याद रखो, टाइम सीक्वेंस टेस्ट में आपको जितनी बातें पूछ रहा हूं उतनी बातें कवर करवा रहा हूं, मेरा प्रयास तो ये है कि मैं आपको सारा ही बता दूं, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, लगभग मैं आपको जो बातें बताऊं अच्छे से समझना। तो देखना आप इसमें 365 का भाग लगाओगे आप तो 2 दिन अतिरिक्त बचेंगे, तो 2 ओड डेज है। आप मैं ये बोलूं, इसी प्रकार मैं बोलूं आपको 148 दिन में ना, 148 दिन है, इनमें विषम दिन कितने हैं, तो आप 7 का भाग लगाओगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो बोलोगे एक ओड है, एक शेष तो बता, एक ओड दिन है, तो ये सर चक्कर है क्या, क्यों करवा रहे हो आप ओड डेज, तो मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ओड डेज, अब समझना आप बात को, क्यों करवा रहा हूं ये ओड डेज, अब समझना, इतनी बात मैंने आपको बताई है। जैसे मान लो यदि आपके पास प्रश्न आया, यदि किसी माह की, अब सरल सा बता रहा हूं, 3 तारीख को, एक ही महीने की बता रहा हूं, 3 तारीख को गुरुवार को, तो उस माह की 29 तारीख को क्या वार होगा, यदि किसी माह की 3 तारीख को गुरुवार हो उस माह की 29 तारीख को क्या वार होगा। एक तरीका तो आपके पास ये, आप क्या डायरेक्ट ही काउंट कर लेना, तो एग्जाम में ये बात आ जाए तो कुछ जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं आप ऐसे करोगे, हर पर्सन तो क्या ऐसे नहीं होता, कई पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने कॉमन सेंस से जुड़े रहते हैं, यदि ऐसा पर्सन एग्जाम में आ भी जाए, आते नहीं फिर भी यदि आ जाए तो आप सीधा 3 तारीख का वार दे रखा हो, 29 तारीख का वार कुछ इसके लिए थोड़ी आप टीचर क्या ऐसी बात बताने, तो आप काउंट कर लोगे अंगुलियों पर। लेकिन आपको ओड डेज वाली बात समझा रहा हूं मैं, विषम दिन कैसे पर्सन जो आएगा वो बता दूं एग्जाम में कैसा प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे इतनी ही बात समझना कि आपको जब ये पता है कि 3 तारीख है, मैं सीधा आपको सामान्य सीधी में पता है कि सीधी लैंग्वेज में बताऊंगा तभी बात समझ में आएगी। देखो 3 से लेकर मैं लिख दूं, सारी तारीख लिख दूं, एग्जाम में करने लग जाना, समझा रहा हूं आपको। ऐसे ये 29 तारीख तक लिख दिया मैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, गुरुवार देखो गुरुवार, यहाँ 3 तारीख, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 3 में 7 जोड़ेंगे क्योंकि 7 दिनों में वार पूरे हो जाते हैं, तो 7 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 10 तारीख को गुरुवार आएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 को भी गुरुवार आएगा, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 23, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो 23 को भी गुरुवार, फिर गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 29 को मंगलवार हो जाए। ऐसे काउंट ही कर लिया हमने, इसमें कोई स्पेशल क्या है सर, क्या बताना चाहते हो आप, बात ऐसा क्या स्पेशल आ गया जो आपने लिखा है। मैं आपको विषम दिन समझा रहा हूं, विषम दिन का कांसेप्ट क्या है। विषम दिन का कांसेप्ट ये है कि यदि किसी तारीख में यदि वीक जोड़े जाए ना, 1 वीक जोड़ा जाए, 2 वीक जोड़े जाए, 3 वीक जोड़े जाए, 4 वीक जोड़े जाए, तो कोई परिवर्तन नहीं होता साथियों, वार की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो ये तो नहीं पता इसमें भी क्या नई बात है। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि इस 3 तारीख में 1 वीक जोड़ रहे हो आप, 1 वीक मतलब 7 जोड़ रहे हो, तब 10 तारीख आ रही है, 2 वीक मतलब 14 जोड़ रहे हो, 3 वीक मतलब 21 जोड़ रहे हो, 3 वीक मतलब 21 आप जोड़ रहे हो, उसके अंदर तो 24 आ रहे हो। तो सर आपको थोड़ा थोड़ा
समझ में आया? तो 1 वीक जोड़ दे, 2 वीक जोड़ दे, 3 वीक जोड़ दे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वार की पुनरावृत्ति होगी। तो सर परिवर्तन किससे होता है? तो परिवर्तन होता है बचे हुए एक्स्ट्रा दिनों से, बचे हुए। यदि मैं 3 तारीख के अंदर 8 जोड़ू ना, तब आप ये बोलोगे 8 जोड़ने का मतलब है कि 11 तारीख आना, तो 11 तारीख को जो वार होगा ना शुक्रवार, वो ही तो क्या 7 दिन कम कर दो इसमें से आप, तो 1 जोड़ने पर भी वही वार आएगा। तो 4 तारीख को जो वार होगा वही तो 11 होगा, क्योंकि 7 दिनों से तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं ना। तो सर अब थोड़ी सी बात आपको समझ में आ रही है? मतलब ये कि समझ लिखाना एग्जाम में ऐसे करना भी नहीं, आपको आ भी जाए तो भी ऐसे नहीं करना, मतलब आपको ऐसे करना है। 3 तारीख में 29 तारीख लाने के लिए 26 दिन जोड़ने पड़ेंगे, तब आएगी 29 तारीख। और 26 दिनों में सर 7 या 21 दिनों से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 7 7 काट दो, तो ओड डेज कितने हैं 26 दिनों के? इसके बाद में 5 दिन अतिरिक्त, तो 5 जो ओड डेज बचे ना वही काउंट जोड़ दो आप, वही 29 तारीख को वार होगा। तो गुरुवार है, तो गुरुवार में 5 जोड़े, गुरुवार में 5 जोड़े, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार तो आया था ना आपको 29 तारीख, तो क्या आएगा? मंगलवार आ जाएगा। तो 5 दिन ओड डेज जोड़ने पर क्या आया? मंगलवार। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेना, देखो यदि 5 जोड़ दें और 2 घटा दें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 7 है। 5 जोड़ दे से मान लो 6 तारीख में, जैसे मैं ये बोलूं ये 5 है, इसमें 5 जोड़ दे, 10 तारीख को क्या आएगा? वो इसमें से मैं 5 जोड़ दिया, तो 7 करने के लिए 2 है, तो 2 घटा दें, तो 3 तारीख को जो वार होगा 10 होगा। बात तो वही है ना, 3 होते 10 प्लस 7 7 तारीख। तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 जोड़ दे, तो 5 जोड़ दे इसका मतलब 2 घटा दे, वो भी वही बात है, गुरुवार में 2 घटा दे तो बुधवार और मंगलवार, इसका मतलब 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, एक ही बार होता है मंगलवार। 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, एक ही बार होता है मंगलवार, तो यहाँ क्या आ गया? मंगलवार। अब थोड़ा सा बात समझ में आई, आपने क्यों लिखा, तो ये बात यदि आपको समझ में आई है तो ये भी आप बता सकते हो। मैं लिखूं, यदि हाँ एक प्रश्न लिखूं, अब सोचना इस प्रश्न का उत्तर देना। यदि इसका कमेंट आता है, यदि किसी तारीख, यदि किसी माह है, यदि किसी माह की 6 तारीख को शनिवार है, शनिवार है, तो उस माह की किस तारीख से 4 दिन पूर्व कौन सा वार होगा? देखो नहीं किसका उत्तर आता है, बताओ किसका उत्तर आता है, मैं देख रहा हूं। 6 तारीख को शनिवार है, ये तो है शनिवार। आप देखना इसका उत्तर क्या आएगा, सेक्शन कमेंट आया शनिवार, देखते हैं शनिवार ही है क्या। किसी माह की 6 तारीख को शनिवार है, 6 तारीख को शनिवार है, 6 को शनिवार है, और पूछा क्या 21 से 4 दिन पूर्व, 21 से 4 दिन पूर्व मतलब 21 से 4 दिन पूर्व मतलब घटाएंगे 27 तारीख का वार पूछा है, 21 से 4 दिन पहले 27 बात है, इसमें से 4 कम घटा दो, सैटरडे, हां तो सैटरडे एक और आया, मंजिला कमेंट हो रहा है, इसमें 4 घटाएंगे तो 27 तारीख। तो आप ये बोलोगे सर 6 तारीख को शनिवार है, तो 27 तारीख आने का मतलब उसमें 21 जोड़ दिया जाए, तभी तो 27 तारीख आती है। 21 में सर विषम दिन कितने होते हैं? तो सारे 3 वीक है, 0 है ओड डेज, सर 0 ओड डेज है, तो इसका मतलब 6 में 0 जोड़ने पर 6 तारीख को शनिवार दे रखा है आपको, तो 6 में 0 जोड़े सर, तो 0 जोड़ेंगे तो शनिवार का शनिवार ही होगा, तो 27 तारीख को भी कौन सा वार आएगा? सर शनिवार ही आएगा सर। बात तो ठीक है, तो समझ तो रहे हो बात को ना? यदि बात को समझ रहे हो तो आगे एक प्रश्न लिखा हुआ है, यदि एक ये देखो थोड़े बेसिक एग्जाम में आ रखे हैं, मैं एग्जाम वाले प्रश्न लिख लिए आपको, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया ना इस बार आपके ज्योग्राफी के पेपर में जो प्रश्न पूछा गया मुझे पता है कौन सी बुक से भी पूछा गया, हालांकि वैसे ये बात अलग है, यहीं से भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न, लेकिन जिस मैटर से ये प्रश्न आया ना उससे इर्द गिर्द सारी बातें क्या आप कवर रहनी थी, हाँ जो टाइम सीक्वेंस का टॉपिक है उससे संबंधित बात। तो देखना आप कि यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख, मंगलवार महीने की 4 तारीख पर पड़ता है, तो 24वें दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मंगलवार महीने की 4 तारीख पर पड़ता है, तो 4 तारीख को मंगलवार, 24वें दिन के 3 दिन बाद, सर सीधी सी बात है 4 तारीख का वार दे रखा है, तो इसके 3 दिन बाद पूछा, तो इसके 3 दिन बाद मतलब 27 का पूछा, 4 का तो आपको दे रखा है सर, 4 तारीख का दे रखा है मंगलवार, तो 27 का वार पूछा, सर इसमें हम 23 जोड़ दें तो 27 आ जाती है, 27 का पूछा, 23 का मतलब 7 या 21, 21 घटाने के बाद 2 डेज, तो 21 जोड़ दो, 21 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, 21 जोड़ते तब तो वार की पुनरावृत्ति होती है, 2 ही दिनों से तो फर्क पड़ रहा है, मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार और गुरुवार, 27 तारीख को कौन सा वार आ जाएगा आपका? गुरुवार आ जाएगा। तो इसमें 23वें दिन के 3 दिन बाद, तो इसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 27 तारीख का वार पूछा है, तो 4 में 23 जोड़ने पर 27 आता है, तो 4 को मंगलवार है, 23 में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2 दिन जोड़ दो, बुधवार और गुरुवार। फिर आगे दे रखा है 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा? 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा? 1 अक्टूबर का दे रखा आपको रविवार। अब मैं आपको ये बोलूं अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, 1 नवंबर तक का वार पूछा है, अक्टूबर में 30 दिन होते हैं, 1 नवंबर कब आएगा? इसमें 31 दिन जोड़ेंगे तभी तो आएगा, 30 दिन को अक्टूबर के जोड़ेंगे और 1 दिन नवंबर का जोड़ेंगे, 31 दिन जोड़ने पर तो नवंबर आएगा, तभी तो 1 नवंबर बनेगा 31 दिन जोड़ने पर। 5 तारीख में 9 तारीख का बनेगी, तो 4 जोड़ेंगे तभी तो 9 तारीख बनेगी, वही बात है यहाँ, वही बात यहाँ है कि 21 दिन जोड़ेंगे, 30 अक्टूबर के, अक्टूबर में 21 होते हैं, 1 नवंबर का जोड़ेंगे तब 21 दिन जोड़ने पर 1 नवंबर आएगा, सर 728 28 मतलब 4 दिन, 3 दिन और 728 तो 3 दिन और है, तो रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, तो यहाँ क्या आएगा? बुधवार आ जाएगा, सीधा सीधा कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे तो कर लेंगे, बेसिकली ऐसे प्रश्न आएंगे तो सीधे प्रश्न समझ जाएंगे हम। अब आगे समझाता हूँ, देखो अब थोड़े बहुत चेंजमेंट आपको कैसे मिलेंगे, वो चेंजमेंट वाले प्रश्न देखना, सारी बातें समझना कैसे, अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। एक तो जैसे आपको ये मिल जाए कि एक ही वर्ष के महीने अलग अलग देते हैं, अलग अलग स्थितियां बताऊंगा आपको, फर्स्ट स्थिति तो मैं सीधे प्रश्न के माध्यम से लिख देता हूँ बातें। जैसे मान लो एक प्रश्न ऐसा दे रखा हूँ, यदि 26 जनवरी 2021 26 जनवरी 2021 को बुधवार हो, तो आपको पूछ ले 21 जून 2021 का वार आपको, तो एक ही वर्ष है तो एक वर्ष के अलग अलग महीने आपको दे दिए, 26 जनवरी 2021 का वार दे दिया, 21 जून 2021 का वार आपको पूछ लिया। आप यदि निकाल सकते हो ना इस प्रश्न, आप यदि इस प्रश्न को निकाल सकते हो, बताया नहीं मैंने, कोई भी जैसे भी आपको आता है जिस प्रकार आप कर सकते हो, आप 1 मिनट का टाइम इस प्रश्न को, 1 मिनट में आप बताओगे, ज्यादा समय नहीं लोगे, 1 मिनट
40 सेकंड तो हो गए आपके। हाँ तो देखो बात समझ में आई नहीं है ना, हुआ नहीं है ना आपसे, तो देखना आप कैसे करना है इस प्रश्न। ऐसा एग्जाम एक तो देखो आपको ऐसा पूछ सकते हैं, ये मतलब ये टाइम सीक्वेंस टेस्ट से जो आगे जो प्रश्न आएंगे ना, उसमें मेरा ये बोल रहा हूँ पहले प्रकार का प्रश्न आप इसको ध्यान रखना। यहाँ ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। 8-10 प्रश्न बताऊंगा क्या क्या पूछ सकता है आपको, वो बातें आप ध्यान रखना। शुरुआती कंसेप्ट तो बताइए सबको ना, ये देखना आप 26 जनवरी में 7 दिन जोड़े तो क्या हो रहा है, होगा वही आएगा। 14 दिन जोड़े 2 वीक हो गए, 21 दिन जोड़े 28 दिन जोड़े, सर वीक जोड़ रहे हो तो आप वीक में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं ना, ऐसे एग्जाम्पल देख लिए तो सर कैसे पता लगेगा। तो देखो साथियों कैसे पता लगेगा, आप जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए ना, आप ऐसे महीने लिखना, जनवरी फरवरी करना कैसे, बता रहा हूँ, मार्च अप्रैल मई और जून, ऐसे महीने लिखने, ठीक है, लिख लिए जून तक की बात। फिर 26 जनवरी, देखो हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब 26 जनवरी में कुछ जोड़ना है हमें, 7 दिन जोड़े 14 दिन जोड़े, हम अभी तक जैसे 1 तारीख का वार देख रहे हैं, 28 तारीख वार, तो एक को नहीं ध्यान में रख रहे, 28 का वार पूछा तो मैं ऐसे बोलते हैं कि 27 जोड़ेंगे तब 28 आएंगे, तो हम इस एक को ध्यान रखें, इसके बाद वाले दिनों में यहाँ तक की काउंटिंग करें, इस बात तक की 28 27 जोड़ेंगे तब ये भी तो शामिल होगा, तभी तो 28 बनेगा, 28 तारीख आ रही थी, उसका मतलब 26 जनवरी का तो दे ही रखा है, तो जनवरी में कितने दिन बचे बाकी, आप लोग सर 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो जनवरी के तो 5 दिनों से फर्क पड़ेगा, जनवरी में तो 5 दिन होते हैं, फरवरी में 2021 में 29 दिन है, उसका विषम दिन एक बचेगा, क्योंकि 28 से तो कोई फर्क पड़ना ही है, फरवरी में 28 दिन जोड़े तब। मार्च में आपको करना क्या है, फरवरी में 28 दिन होते हैं उसके विषम दिन लिखने हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं तो उसमें सर 3 से फर्क पड़ेगा, अप्रैल में 2 से, मई में 3 से, अब जून पर आ रहे हैं, तो जून में 21 तक की बात लेनी है आपको, 21 दिनों का विषम दिन क्या होता है, 21 जून तक ही जाना है, 21 जून तक, 1 से लेकर 21 जून मतलब 21 दिन, 21 दिनों में विषम दिन क्या होता है सर, 0 होता है, ऐसे विषम दिन जोड़िए, तो सर बुधवार में इतने दिन जोड़ दे बस, इतने भी मत जोड़ो, मतलब ये बोल रहा हूँ 5 और 2 7 बन गए, 3 3 6 और 1 7 बन गए, तो ये सारे दिन है ना, ये भी एक 14 दिन बन गए, विषम दिन बनाकर भी 2 सप्ताह बन गए, तो इसका मतलब 26 जनवरी तो 27 जनवरी से लेकर 21 जून तक विषम दिन बचे ही नहीं, 27 जनवरी से लेकर 21 जून तक विषम दिन बचे ही नहीं, बचे नहीं, इसका मतलब यहाँ वार क्या है, बुधवार है तो 0 ही जोड़ो, और बुधवार में सर 0 जोड़ोगे आप तो क्या वार आ जाएगा, बुधवार ही आ जाएगा सर, बुधवार में 0 जोड़ोगे, बात समझ में आई, जैसे जानों में कमेंट करना, ये बात समझ में आई क्या आपको, ये बात समझ में आई, कैसे हमने काउंट किया, कैसे वार निकाले, नहीं पता लगे तो फिर एक पर्सन देखना आप, इसको भी बाद में देखेंगे, हाँ जैसे ये मान लो ये पर्सन दे रखा आपको, या पहले मैं एक और बता दूं, ये देख लेते हैं उसी प्रकार। अक्स का जन्म 6 मार्च 1993 को हुआ, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, तो ध्यान में ना 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, अब 1993 में शुक्रवार को मनाया गया 15 अगस्त, और 6 मार्च को उसका जन्म हुआ है, तो 6 मार्च 1993 का वार आपको पूछा है, ये आपको पूछा गया कि 6 मार्च 1993 का पूछा, 15 अगस्त का दे रखा है, तो सर कैसे करें इस बात को, तो आपको यहाँ वाला पूछ लिया इस बार, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ आप तो दिमाग की मतलब यहाँ कौन सा पूछा है, ये तो लास्ट में लगाना, आप तो केवल मार्च से लेकर अगस्त के महीने लिख लो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, मार्च का दे रखा है, अगस्त का, मार्च का पूछा, अगस्त का दे रखा है, तो मार्च से लेकर अगस्त तक महीने, अब भूल जाओ अपने दिमाग में, तो विषम दिन निकालने का तरीका याद रखो, 6 मार्च से आगे जा रहे हैं 15 अगस्त तक, तो सर मार्च में तो 31 दिन, इसमें 6 तारीख का वार में, ये मान लिया होगा कि पहले वाला वार पता आपको, मैं बोल रहा हूँ आगे वाले वार से मत करना, बेकार करोगे तो दिक्कत ज्यादा होगी, आपको बढ़ते हुए क्रम में करना, ऐसे ये मान लो आपको तो 6 तारीख का वार दे रखा है, 6 तारीख का दे रखा है, तो मार्च में सर कितने दिन होते हैं, 6 का दे रखा है, तो सर बच गए 25 दिन, तो मार्च के 25 दिनों का कोड याद रखो, 25 दिन, ऐसे मार्च के 25 दिन बच गए, बस 25 दिन ना लिखकर 7 या 21 की जगह कोड लिख लेते हैं, तो कोड लिख लेते हैं, विषम दिन लिख लेते हैं, 21 और 4 मार्च के बचे, 4 मार्च के बचे आपके 4, अप्रैल के 2, 6 का पता था, बाकी बचे मार्च में 25, तो 25 का मतलब 7 के 21 4 विषम दिन कोड थे, अप्रैल में 2 थे, मई में 21 दिन 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 15 अगस्त का निकालना आपको, तो 15 अगस्त का मतलब है कि सर 7 दूनी 14 एक विषम दिन, 15 अगस्त तक जाना है तो सर एक विषम दिन, आप ये काउंटिंग कैसे करें, हम ये मानकर करें कि मार्च का दे रखा है, अगस्त का पूछा, तो हमेशा हमें दिमाग में ये रखना है कि जिसका दे रखा है वो तो छोड़ते हुए चलना है, उसके आगे चल रहे तो जोड़ रहे तो उसको तो काउंट नहीं करना, फिर अगस्त तक काउंट कर लिया हमने, फिर अब देख रहे हैं विषम दिन, इनमें भी सर इतने दिन, इसमें क्या शुक्रवार में है, यहाँ का वार दे रखा होता है, कितने जोड़ते नहीं शुक्रवार आ जाता, अब इनमें भी कोई विषम दिन है क्या, तो 4 3 7 3 2 5 2 7 एक बच रहा है केवल, अब यहाँ जो भी वार है उसमें एक जोड़ते तो शुक्रवार आया होगा, तो यहाँ गुरुवार है, अब एक जोड़ेंगे तभी तो शुक्रवार आएगा, तो यहाँ से ये निकालने का मतलब क्या है, एक दिन समझा, आगे वाला दे रखा तो घटाकर पीछे वाले में आ जाओ, तब आप बोलोगे इसका उत्तर हो गया एक दिन बच रहा है तो शुक्रवार में से एक दिन कम कर ले, और शुक्रवार में से एक दिन कम कर ले तो गुरुवार आ जाएगा, ऐसा प्रश्न फिर बोल रहा हूँ, मेरे नजर में ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है टाइम सीक्वेंस टेस्ट में आपके लिए, तो गुरुवार उत्तर टाइम सीक्वेंस टेस्ट में। अब आगे देखना, आगे दे रखा है 26 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 के बीच कितने दिन होंगे, 26 जनवरी टोटल दिन पूछे देखो आप, 26 जनवरी 2004 टू 15 मई 2004 तक टोटल कितने दिन है, और आपको ये बोल रहा है कि दोनों दिन शामिल करते हुए, मतलब 26 जनवरी का दिन भी शामिल करो, 15 मई का भी दिन शामिल करो, तो बीच में कितने दिन होंगे, तो करने का तरीका तो साफ वही है कि आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई ऐसे लिख लो काउंट, टोटल दिन पूछे तो 26 जनवरी को शामिल करेंगे, तो 26 27 28 29 30 31 जनवरी में 6 होंगे, फरवरी में 2004 में कितने वर्ष का ध्यान रखना, 28 लीप वर्ष है, लीप में 29, फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, लीप है तो लीप में 29 दिन होते हैं, मई में कहां तक जाएगा, 15 मई तक जाना है, तो 15 मई जोड़ दो, नहीं तो काम करना है, जोड़ोगे आप देख रहे हो, तो 30 या 90 तो 106 और 111 तो आ जाएगा 100, तो जोड़ दो बस, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई सभी एग्जाम में। इसके बाद में आप एक पर्सन ये दे रखा है, यदि एक महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है, कोई भी एक महीना है,
का दूसरा दिन शुक्रवार है, दूसरा मतलब 2 तारीख, इस महीने की 2 तारीख को शुक्रवार है, मतलब इस महीने की 2 तारीख को शुक्रवार है, दूसरा दिन शुक्रवार है मतलब 2 तारीख को शुक्रवार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अगले महीने के अंतिम दिन होगा, अगले महीने का अंतिम दिन। तो अब यदि जनवरी है, यदि मान लो क्या-क्या शर्त हो सकती है देखो, यदि मान लो ये जनवरी की तारीख होती तो अगला महीना क्या हो सकता था, फरवरी। अब फरवरी में भी कंडीशन हो गई कि जैसे मान लो जनवरी लीप वर्ष का होता तो 29 फरवरी होती है, वो साधारण का होता था 28 फरवरी, अगले महीने की तारीख 28 भी हो सकती है 29। और यदि जैसे मान लो ये मई का महीना होता तो आगे वाला तो 31 दिनों का महीना होता, तो आगे वाला क्या 30 दिनों का महीना होता। फिर यदि ये 1 जुलाई का महीना होता तो आगे वाला 31 दिनों का महीना होता। उससे 4 कंडीशन हो गई कि यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है, अब महीने पर डिपेंड हो तो दूसरा दिन शुक्रवार, ये महीना कौन सा है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ डेटा पर्याप्त हो गए, माह नहीं बता रखा, महीना नहीं बताया, तो अगले माह का अंतिम दिन, अगले माह के अंतिम दिन की तारीख नहीं बता सकते। वो 4 कंडीशन है, ये है इसमें संभावनाएं, संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं, ऑप्शन के इतनी संभावनाएं बता नहीं सकते। तो डेटा पर्याप्त हो गया, डेटा पर्याप्त हो गया, तो ये आप ध्यान रखना, एक बीच में और करवा दीजिए। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ तक की बात समझ में आई हो। इसके बाद हम नेक्स्ट आगामी क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। इसके बाद में टाइम सीक्वेंस टेस्ट में और क्या आएगा और थोड़ा और बाकी है तो हम कल करेंगे, इसके बाद में जो भी होगा वो धन्यवाद। लगाने के बाद जो शेषफल बचेगा उसे हम ओड दिन या ओड डेज या विषम दिन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि 15 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, आप बोलोगे सर 7 का भाग लगाओ, शेषफल जो बचे, शेष जो 1 है वही आपका क्या है, विषम दिन है, ओड डेज है। इससे फर्क क्या पड़ता है देखो, इस विषम दिन से मैंने आपको सारे अलग-अलग महीनों के लिखे थे, वर्ष के भी लिखकर बताया। इससे होगा क्या, इससे आप ऐसे बता सकते हो कि यदि मान लो जैसे ये तारीख कैलेंडर चल रहा है इस प्रकार, ये कैलेंडर है आपका, ये मान लो आप कोई भी अप्रैल का कैलेंडर मान लो, ये कैलेंडर है और मैं आपको बोल रहा हूं यदि यहाँ रविवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन, 7 बार कंप्लीट। फिर 8वें दिन दोबारा रविवार आ जाएगा यहाँ पर, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक, फिर दोबारा रविवार आ जाएगा। तो आप देख रहे हो हर जगह देखो, 1 में 7 जोड़ने पर 8 रविवार, 8 में 7 जोड़ने पर 15, 2 में 7 जोड़ने पर 9, 9 में 7 जोड़ने पर 16, सब जगह सोमवार आएगा, यहाँ सब जगह मंगलवार होगा, यहाँ बुधवार होगा, यहाँ गुरुवार होगा, यहाँ शुक्रवार होगा, यहाँ शनिवार होगा। ये तो है। तो विषम दिन का मतलब ये है कि कोई भी दिन जिसमें आपको 1 से लेकर 9 तक, 1 तारीख का वार है, 9 तारीख का वार आपको पूछ ले, तो आप बोलोगे या तो ऐसा तरीका कि 1 तारीख का रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ऐसे बोलोगे आप। दूसरा तरीका आप ये बोलोगे एक में हम, एक में कितने दिन जोड़े, 9 से 8 दिन जोड़े, 8 दिन जोड़ने का मतलब और एक सप्ताह जोड़ने का मतलब एक ही होता है। कोई भी आज के दिन में एक सप्ताह जोड़ने का मतलब दोबारा बार पुनरावृत्त होगा। तो आप बोलोगे सर 8 के अंदर आप 7 हटा दो, 7 हटाकर रिमाइंडर मतलब शेष पर 1 जोड़ दो, तो एक ही बात है। एक में 8 जोड़कर जो आ रहेगा वो एक में 1 जोड़ने पर आएगा। तो आप बोलोगे एक रविवार तो 1 जोड़े तो मंगलवार आ जाएगा। इस तरीके से विषम दिन का उपयोग किया जा सकता है, जो आगे हम प्रश्नों के अंदर करेंगे और हमने ऐसा प्रश्न किया भी है। वर्ष के भी विषम दिन है, सारे देखो पूरा कैलेंडर क्या ओड डेज पर आधारित है, विषम दिनों पर आधारित है। तो आगे देखना चाहिए प्रश्न, देखना मैं लिखूं यदि कि आपको दे रखा हूं, यदि 10 फरवरी को 10 फरवरी 2016 को बुधवार है तो आपको पूछे 17 जून 2016 का वार आपको पूछ लेगा, तो आप ऐसे बोलोगे कि 10 फरवरी का वार दे रखा है, इसका मतलब फरवरी माह लिख लो, फिर मार्च लिख लो, फिर अप्रैल, फिर मई और जून तक आपको निकालना है। तो ऐसे आपने कंप्लीट किया फरवरी से लेकर जून तक, फरवरी का वार दे रखा और जून का वार आपको पूछ ले। अब आपको करना क्या है, देखो 10 फरवरी में 7 दिन जोड़ो तो वार 17 को पुनरावृत्त होगा, या फिर दोबारा 7 जोड़ो तो 24 तारीख को वार पुनरावृत्त होगा, या ऐसे भी बोल दे कि 7 को अगर एक सप्ताह जोड़ो तो वार पुनरावृत्त होगा, 2 सप्ताह जोड़ो तो वार पुनरावृत्त होगा, ऐसे कितने भी सप्ताह जोड़ते जाओ तो वार पुनरावृत्त होता जाएगा, पुनरावृत्ति होगी बात। तो हम यहाँ सीधा ही बोल देंगे फरवरी 2016 में टोटल 29 दिन होते हैं, तो 29 दिनों में 10 तारीख का वार दे रखा है, 10 के अंदर जोड़ना है आगे में, तो 10 को छोड़ दो, बाकी फरवरी में 19 दिन बच रहे हैं, तो 10 तारीख में 19 दिन जोड़े, तो आप बोलोगे सर 19 को जोड़े 14 को हटा दो, 19 दिनों का रिमाइंडर देख लो, विषम दिन देख लो, 14 में यदि 19 के अंदर 7 का भाग लगाऊं तो 5 शेष पर बचेगा। फरवरी 29 दिनों की होगी क्योंकि 2016 है, लीप ईयर 4 का भाग जा रहा है तो बच गए 19 दिन, तो वहां रिमाइंडर बचेगा 5 का। बोलोगे सर ये 5 रिमाइंडर लिख लो आप, तो ये लिख लिया मैंने 5। फिर मार्च के अंदर, फिर मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 दिन जोड़े, 31 दिन में 3 ही जोड़ते विषम दिन, फिर अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 30 दिन जोड़ेंगे, 2 ही जोड़ते उसकी जगह, फिर मई में 31 दिन होते हैं उसकी जगह 3 जोड़ते, 7 का भाग लगाकर 28 दिनों को हटा दे, फिर जून के अंदर 17 जून तक का वार निकाला, 17 जून को हमें इसका वार निकालना है, वहां तक तो जाना है 17 तारीख तक, 17 दिनों का विषम दिन क्या होगा तो 14 और 3 17, तो आप रिमाइंडर बोलोगे यहाँ 3। अब मैं ये बोल रहा हूं कि बुधवार के अंदर 5 दिन 8 10 दिन 13 16 दिन जोड़ दो, तो आप बोलोगे इनमें भी 16 दिन जोड़ने का क्या मतलब है, यहाँ भी विषम दिन हटा दें हम,
बोले 5 को 2 7 हटा दिया हमने, 3 स्टेट आ गया, 3 स्टेट आ गया, 1 स्टेट आ गया तो 2 बचा केवल। 7 7 के पेयर में हटा दिए। तो आप बोलोगे बुधवार शेष पर बचा 2, तो आप बोलोगे बुधवार में 2 दिन जोड़ दो, बुधवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा वार आएगा? गुरुवार और शुक्रवार, 17 दूध बचेगा। एक बार अब यदि मान लो इसकी जगह ये देता आपको, ये मिटा दो, यदि मान लो ये नहीं होता तो यहाँ शुक्रवार होता तो भी इसी रूप में निकालो आपको तो डेट बाद में देखना वार को, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले रिमाइंडर निकालो आप सारे। फिर यदि यहाँ वाला दे रखा तो घटा के निकालो, ये दे रखा तो जोड़ के निकालो, यदि यहाँ वाला देता तो घटा के निकाल लेते। जैसे ये एक प्रश्न और बोलूँ मैं आपको, मान लो ये प्रश्न एक तरीके से जोड़ दे रखा होता, यही प्रश्न ऐसे देते 19 दिसंबर 2022 को बुधवार, 19 दिसंबर 2022 को बुधवार, तो 15 जुलाई 2022 का क्या बात? 15 जुलाई 2022 का बात। तो आपको सीधा तरीका है, आप ऐसे मत पढ़ो, आपको पता है कि जुलाई से दिसंबर इस रूप में आना है, दे तो ये रखा है और पूछ लिया वो, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ने वाले तरीके से दो कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महीने लिख लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर और आगे लिख लिया आपने जुलाई से लेकर दिसंबर। फिर आगे आप देखो 15, अब ये थोड़ा तो 15 जुलाई तक का मान लो कंडीशन दे रखी है, 15 जुलाई के बाद में आगे जाना है तो थोड़ा जुलाई में 16 दिन, जुलाई में 31 दिन, 16 दिनों का रिमाइंडर दो, तो जुलाई का 2, फिर आगे तो अगस्त का 3, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, तब तो फिर दिसंबर में 19 दिन तो 14, बस के 5 रिमाइंडर 5। हम ये तो छोड़ दो, आप ये सोचो जुलाई से यहाँ दिसंबर वाली कंडीशन में आना है, तो जुलाई से दिसंबर वाली कंडीशन में आना है। आगे अब देखो 3 2 5 2 7, 5 2 7 बस गए, रिमाइंडर 3 बचा। अब आगे बढ़ना है पीछे जाना नहीं सर, यहाँ वाला देता, यहाँ वाला देता जो भी वार उसमें 3 जोड़ने पर ही आ जाता, इसमें से 3 घटाने पर ही आ जाएगा, घटा दे, बुधवार में 3 घटाओगे, देख लो पहले मंगलवार आएगा, फिर सोमवार आएगा, फिर रविवार आएगा, यहाँ कौन सा वार आ जाएगा? रविवार। ये आपका तो बात समझ रहे हो आप? इस तरीके से आपको पूछे तब इस तरीके से आपको प्रश्न करने और कैसे आपको निकालने, यहाँ वाली बात समझ में आई। उसके बाद देखना, अब मैंने आपको एक साधारण ईयर का शेष रिमाइंडर बता दिया कि साधारण वर्ष में रिमाइंडर क्या होता है, 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, एक दिन शेष बचता है, तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं। अब वहां देखो यही अंतर वर्षों में दे दिया जाए, वर्ष के अंदर अंतर दे दिया जाए, तब देखो कैसे करना आपको, ये अंतर यदि वर्षों में दिया जाए तब आप किस प्रकार करोगे तो समझना इन दो प्रश्न को भी आप। जैसे मान लो आपको दे दिया पर 10 मार्च 2003 का वार आपको दे दिया, 10 मार्च 2003 का दिन शनिवार का दिन, सैटरडे 10 मार्च 2003, फिर आपको पूछे 10 मार्च, देखो यहाँ महीनों में अंतर नहीं बदल रहा, एक बार महीनों में प्रश्नों में अंतर नहीं बदला जा रहा, महीने और तारीख वो की वही है, केवल वर्ष में अंतर हो रहा है कि 2003 को शनिवार है तो 2020 का वार। अब आप देखो कैसे करोगे यहाँ पे, आप बोलो सर 2003 से 2020 में जाए तो कुल टोटल ईयर 9 17 वर्ष होते हैं, टोटल वर्ष कितने हैं? 17, ये तो 17, 2003 में 17 जोड़ेंगे तभी तो 2020 आएगा, तो इस 17 में हम कैसे शेष बताएंगे, कैसे रिमाइंडर बताएंगे कितना समथिंग बच रहे हैं? तो आप बोलो सर इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष दो चीजें शामिल है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, और वो लीप वर्ष है क्या क्या? तो आप बोलोगे सर 2003 के बाद 2004 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, 2016 लीप वर्ष है और 2020 भी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का मतलब फरवरी शामिल होनी चाहिए, तो 2020 की जब 10 मार्च तक का निकालेंगे तो फरवरी तो आ गई 2020 की, तो 2020 भी लीप वर्ष है, 1 2 3 4 5 करीब 5 तो लीप वर्ष आएंगे इसके अंदर, तो आप बोलोगे 5 तो लीप वर्ष आएंगे, और सर टोटल आपके दे रखे 17 तो 12 साधारण वर्ष आएंगे, एक कितने 17 साल है सारे, उनमें 12 साधारण वर्ष है, 5 लीप वर्ष है, तो 10 मार्च 2003 से 10 मार्च 2020 वर्ष। अब यहाँ बोलोगे कि एक साधारण वर्ष में तो शेषफल एक बचता है, एक रिमाइंडर बचता है, एक साधारण वर्ष में एक ही विसंधि होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, बाकी उनसे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, 52 सप्ताह जुड़े तक, एक साधारण वर्ष में एक दिन है तो 12 साधारण वर्ष में 12 दिन हो गए, और एक लीप वर्ष में 2 दिन शेषफल होते हैं तो 5 लीप वर्ष में 2 दिन शेषफल, ये रिमाइंडर है, तो टोटल कितने दिन हो गए? 12 प्लस 10 22 हो गया, मतलब यहाँ वाले बार में 22 जोड़ो, तो आप लोग से 22 क्यों जोड़ना है? इसमें भी आप देख लो कि 21 दिनों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ रिमाइंडर बचा एक, शेषफल एक बचा, तो ये अंतिम शेषफल एक बच रहा है आपका, ये इसमें आप जोड़ दो, शनिवार में जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा, तो 10 मार्च 2020 का रविवार। आपको देखो मैंने वर्षों में एक साल से आगे वाले साल में जाए तो आप वहां भी कर सकते हो ये बात, एक साल से आगे वाले साल में जाए तो वहां भी कर सकते हो ये बात, तो वहां आपको मैंने बताया था कि आगे मैं समझा दूंगा, एक बार थोड़ा सा याद कर लेना, ये बात आप वहां भी लागू कर सकते हो जब एक वर्ष का अंतर होता है। अब यहाँ देखो एक छोटा सा और देखो, इसका दूसरा एक छोटा सिंपल सा तरीका और कन्वर्ट कर दो, मैं इसी प्रश्न को एक और साधारण तरीके में बना दूं और भी जल्दी हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जब ये लीप वर्ष हम सारे शामिल कर लेंगे, क्योंकि आपको लीप वर्ष तो ऐसे काउंट ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में कई शताब्दी वर्ष आ गए, तो आप ध्यान रखोगे ऐसे लिख लेना लीप वर्ष कितने हैं, ऐसे मतलब आने कि 20 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं ऐसे बता नहीं पाएंगे, तो लिख लेना सारे 17 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो वो अलग बात है, वैसे आप कर नहीं पाओगे 17 साल में लीप वर्ष कितने हैं, तो सही भी नहीं होगा, बीच में ये शामिल होगा, तो ऐसे लिखकर ही करना लीप वर्ष। दूसरा तरीका आप इसको, या आप ये भी बोल सकते हो, इस प्रश्न के लिए आप ये भी कर सकते हो, सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, ये जो विसंधि नहीं डायरेक्ट काउंट करना बताता हूं, कैसे काउंट होगा डायरेक्ट। आप बोलोगे कि साधारण वर्ष कितने हैं, इसमें साधारण वर्ष तो 12 है, लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष 5 है, तो एक लीप वर्ष में एक विसंधि, एक लीप वर्ष में 2 विसंधि होंगे, आपको ये पता है, तो यहाँ टोटल जो 22 आया वो ऐसे तो है ना, तो मैं ये बोल दूं कि टोटल वर्ष कुल वर्ष 17 है, देखो लीप विसंधि कैसे आप काउंट करोगे, ओल्ड डेज में विसंधि डायरेक्ट निकालने का तरीका बताऊं आपको, कि टोटल वर्ष 17 है, तो 17 में 12 तो ये है, ठीक बात है, 12 तो ये 5 लीप है, 5 लीप, तो इन 12 में मैं ये 5 जोड़ दूं, इस 12 में ये 5 जोड़ दूं तो टोटल वर्ष बन गए 17, टोटल वर्ष देखिए, तो टोटल वर्ष का मतलब है सर यहाँ लीप वर्ष में एक विसंधि, लीप वर्ष में 2 विसंधि होते हैं, तो 5 तो शामिल हो ही गए, जब इन 12 में यदि 5 जोड़ दें, इसके 5 उठकर लीप वर्ष वाली विसंधि यहाँ आ गई, तो टोटल वर्ष का मतलब है कि साधारण वर्ष जितने लीप वर्ष है उतने का एक एक दिन तो काउंट हो गया, एक एक दिन और बच रहा है, तो 5 और जोड़ दें, कितने विसंधि आ जाए, तो आप डायरेक्ट देखो विसंधि निकालने का तरीका आप ये बोल सकते हो, तो डायरेक्ट विसंधि ऐसे तो निकाल सकते हैं कि कुल वर्ष उसमें लीप वर्ष जोड़ दे, बस विसंधि कैसे, कुल वर्ष 17 कुल लीप वर्ष 5 तो बराबर 22, डायरेक्ट भी आ गया सर 22, तो इसका और भी आसान हो जाएगा, कैसे पूरा आसान कैसे हो जाएगा, आप मैं ये प्रश्न ऐसे बोलता हूं 10 अक्टूबर 2009 का वार को दे रखा आपको, मतलब 10 अक्टूबर 2009 का वार दे रखा है, और 10 अक्टूबर 2019 का वार आपको पूछ लिया, ये क्वेश्चन आप इस टाइम पर कैसे करोगे, तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट ही कर लोगे इस क्वेश्चन टाइम पर, कैसे करोगे, 10 अक्टूबर 2009 का वार दे रखा है मंगलवार, 10 अक्टूबर 2019 का वार आपको पूछ लिया, मैं बोल टोटल ईयर कितने हैं, तो विसंधि निकालने का सीधा तरीका आप बोल दोगे, कैसे लिखे सर विसंधि, कुल ईयर कितने हैं 10 सर, कुल ईयर टोटल ईयर प्लस तो लिख देता हूं कुल वर्ष, समझ रहे हो ना क्यों किया मैंने ये, प्लस लीप वर्ष, पहले वाले वर्ष में समझा दिया कैसे प्रश्न के, कुल वर्ष कितने हैं 10, अब लीप वर्ष कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2012 2012 2016
आएगा, फिर 2016 आएगा, फिर 2020 आएगा। तो यहाँ तो है नहीं, 2 ही है इसका मतलब, तो लीप वर्ष 2 है, तो टोटल दिन कितने हो गए 12। ये लीप वर्ष यही तो ना 12 और 16, समझ जाना बात। तो 12 का मतलब है सर रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल आप बोलोगे शेषफल बचा 12 में 7 का भाग लगाएंगे तो 5 बचा, तो सर 5 दिन जोड़ दो, मंगलवार में 5 दिन जोड़ दो या 2 दिन पीछे कर दो, बात एक ही है। बस जोड़ी दो, इतना टाइम नहीं लगता इन बातों में। हम जो तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 1 उसमें तो हम कैसे भी निकाल लेते हैं, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार काउंट करके बोल दो रविवार तो भी सही है। मंगलवार में 5 दिन जोड़ेंगे, 5 रिमाइंडर बचा रविवार की तरह से, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। कमेंट करके बताना यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये जो प्रश्न मैंने बताया है ये बात समझ में आ गई आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बातें बताई मैंने ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ चलो ठीक बात, अच्छी बात है। फिर आगे देखना, अब आगे देखो कुछ और प्रश्न इसमें कैसे आपको पूछ सकते हैं। यहाँ तक के प्रश्न ध्यान रखना, आपको अलग अलग ऐसे डेट के प्रश्न पूछ ले, एक ही वर्ष में अलग अलग महीने देकर बार पूछ ले, इस कंडीशन में आपको पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। आगे जाने वाले में जोड़ देना, पीछे जाने वाले में घटा देना, इतने आप करते। अब आगे देखना इसके बाद में और क्या पढ़ना आपको, तो देखना मैं आपको ये बोलूँ, जैसे मान लो ये आपके प्रश्न आ रखा है ऐसा, कैसा प्रश्न आ गया, किसी वर्ष के कौन से 2 महीनों का समान कैलेंडर होता है, जून अक्टूबर, कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है, ये आपको पूछ ले तो आप बताओ। जैसे जून अक्टूबर दे रखा है, अप्रैल नवंबर दे रखा है, अक्टूबर दिसंबर दे रखा है, ये आपको बोल दे कि कौन से आपको कैलेंडर बताना है कि कौन से वर्ष के अंदर कैलेंडर, कौन से 2 महीनों का कैलेंडर इसमें समान होता है। तब कैसे कर पाओगे आप, देखना तब कैसे कर पाओगे। ऐसा प्रश्न आया पिछली बार अभी जो पेपर लगे 2022 में, तो इसके लिए देखो आपको क्या समझना है, तो मैं इसके लिए बताता हूँ कि जब भी कैलेंडर समान वाली बात बोले ना, कौन से के कैलेंडर समान होंगे, किस महीने के कैलेंडर समान होंगे, तो तब आप सीधा सीधा तरीका बता सकते हो कि जिन महीनों के अंदर यदि सारे विषम दिन तो कोई भी विषम दिन नहीं बचे, टोटल वीक बन जाए, तभी तो कैलेंडर समान होंगे। आज है, आज से 52 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा, वही होगा। आज 2 बार, आज से 1 सप्ताह बाद में कौन सा वार होगा, यही वार होगा बुधवार। 2 सप्ताह बाद में कौन सा वार होगा, यही वार होगा बुधवार। तो ऐसा प्रश्न आ जाए ना इसके बाद में आप समझ रहे हैं कैलेंडर समान वाला आता है, तब कैसे करोगे आप। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सारे प्रश्न नहीं पढ़ने दो कैलेंडर टाइम सीक्वेंस टेस्ट में जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ना, वो एक्स्ट्रा मत पढ़ना। आप सोचो कि पूरा जो टॉपिक कैलेंडर है वो सारा पढ़ लेंगे, वो इतनी आवश्यकता नहीं है। जितनी बातें बता दूं मैं आपको सफिशिएंट बेटर बता दूंगा, क्या क्या बातें पूछी जा सकती है आपको वो तैयार कर लो। तो इस वर्ष के कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा, ऐसा जब भी आ जाए तब आप कैसे करोगे। जैसे देखो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, पहले ऑप्शन के ये 4 महीने लिख लिया आप, क्योंकि 1 जून से हम देख रहे हैं कि जैसे मान लो 1 जून को जो वार हो वही तो 1 अक्टूबर को आना चाहिए ना, 1 अक्टूबर को आना चाहिए, तो हम बीच के नहीं तो दिन शामिल होंगे केवल सारे। अभी हम कर रहे हैं प्रश्नों के अंदर 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक सारे दिन काउंट कर लो, यदि पूरे वीक बन जाएंगे तो आगे वाला दिन रिपीट हो जाएगा 1 जून को। कैसे, 1 तारीख को जैसे मान लो कोई वार है, बार बार आपको मैं लिखकर बताता हूं, देखो ये कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये 1 तारीख को सोमवार है, आपको ये बोले 15 तारीख का वार बताओ, तो 15 तारीख को शामिल लेकर ना 1 जून का तो 1 अक्टूबर का यदि 1 जून के बराबर हो जाएगा तभी तो कैलेंडर समान होंगे ना, 1 जून और 1 अक्टूबर के। 1 जून को जो वार है वो 1 अक्टूबर को, इसका मतलब 2 जून को वार होगा 2 अक्टूबर को होगा, 3 जून को जो वार होगा 3 अक्टूबर को होगा, 1 जून से 1 अक्टूबर। तो जो जिसकी डेट में निकालिए ना, 15 तारीख की निकालिए ना, 15 को शामिल मत करो। अब देखो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार है। क्यों, क्योंकि बीच के 14 दिन है, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 14 दिन है, तो 2 सप्ताह बन गए। 2 सप्ताह बन गए, इसका मतलब ये दिन जस्ट आगे वाले से रिपीट करेगा, पूरे सप्ताह बन गए। उसी प्रकार यदि यहां से लेकर 30 सितंबर तक पूरे सप्ताह बन जाएंगे ना, कंप्लीट वीक बन जाएंगे, तो ये दिन 1 अक्टूबर से रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको निकालने का तरीका क्या करना है, जो भी हम बता दूंगा ऑप्शन से, फिर बाद में आपको दिखा दूंगा मैं याद करने वाली बात। तो ये ना ऐसे लिख लेना, जून से लेकर सितंबर तक। अब जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं 30 दिन, तो जून में शेष पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, तो जून का रिमाइंडर यहां लिख दो 2, जुलाई का रिमाइंडर यहां लिख दो 3, अगस्त का रिमाइंडर यहां लिख दो 3 और सितंबर का रिमाइंडर यहां लिख दो 2। अब देखो कि पूरे वीक बन गए क्या, विषम दिन है, बाकी तो सारे वीक हटाई दिए, जून के विषम दिन तो लिए हमने ना, वीक तो हटाई दिए, जून के 30 दिन तो हमने 28 4 सप्ताह तो पहले हटा दिए, लिए 2 दिन इसके सप्ताह हटा लिए, इसके सप्ताह हटा लिए, इसके सप्ताह हटा लिए, इसके सप्ताह हटा लिए, बचे हुए एक्स्ट्रा दिन यही है, इनसे सप्ताह बन रहा है क्या, 3 3 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा, तो जून और अक्टूबर के कैलेंडर समान नहीं होंगे। इसी प्रकार अप्रैल और नवंबर के पूछे तो आप लिखोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर तक नहीं जाना क्योंकि 1 नवंबर का देखना है, अप्रैल में 2 दिन, मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर का लेना ही है 3 2 5 2 7, 3 3 6 7 8 9 10 11 नहीं, तो ये भी नहीं होंगे। अप्रैल और जुलाई का देखो क्या, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जुलाई का निकालना है, पूरी जुलाई लेना ही है, 1 जुलाई तक निकालना ही है। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल के 2 दिन, मई के 3 दिन, जून के 2 दिन, 3 2 5 2 7 7 हो गया। इसका मतलब अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर समान हो। आपको पता हो तो इस बार ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर होता है, इस ग्रुप में ज्योग्राफी था, तो फर्स्ट ग्रुप में ऐसा प्रश्न है, उसके फर्स्ट ग्रुप में ऐसा प्रश्न आया था, तो आप सीधा बोलोगे तो कितना सिंपल सा प्रश्न है, अप्रैल और जुलाई ये कैलेंडर रिपीट हो जाएंगे, विषम दिन देख लिया हमने। तो अप्रैल, अप्रैल और जुलाई में अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर अप्रैल में तो 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, कैलेंडर कैसे रिपीट करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे रिपीट करेगा। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो वार की कंडीशन होगी ना, वही 1 जुलाई से 30 जुलाई तक होगी, तो ये तो समान हो गया, अंतिम दिन रिपीट करेगा, लास्ट डे वो इसका एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, तो वो कैसे रिपीट करेगा, अप्रैल में 31 दिन होते नहीं है, तो इसका मतलब बाकी सारा कैलेंडर समान होगा। इसी के आधार पर आपको प्रश्न पूछा गया था, तो आप बोलोगे कौन सा समान होगा, अप्रैल और जुलाई का समान हो जाएगा, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये यदि आप ध्यान रखोगे तो मैं आपको ये बोल दूं कि बाकी और कौन-कौन से समान होंगे, बाकी और कौन-कौन से समान होंगे, तो देखना बाकी और कौन-कौन से समान होंगे वो आपको बताता हूं मैं। आप देखना, आप देखो ये लिखकर बता रहा मैं लिखता हूं यहां पर साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष तो अलग-अलग है, ये दोनों ध्यान रखना। साधारण वर्ष के कैलेंडर में और लीप वर्ष के कैलेंडर में अंतर होता है, तो लीप वर्ष में कौन सा महीने किसके बराबर होगा वो अलग है, साधारण वर्ष में कौन सा महीना किसके बराबर होगा वो अलग है। कैसे, पहले वाले प्रश्न में मैंने साधारण लीप को शामिल नहीं किया, वो भी बता दूंगा, तो भी आप देखना कैसे होगा। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, ये बता। ठीक है, यस। अब आप मेरे को ये बताओ, अभी जैसे हमने अप्रैल और जुलाई इनके बारे में लिखा, अब मेरे को ये बताओ मार्च और नवंबर में लिखता हूं, मार्च और नवंबर क्या रिपीट करेंगे ये देखा, क्या सितंबर और दिसंबर रिपीट करेंगे ये भी देखा,
जनवरी और अक्टूबर रिपीट करेंगे साधारण वर्ष में? ये आप देखो, क्या अप्रैल जुलाई रिपीट करेंगे, मार्च नवंबर रिपीट करेंगे, सितंबर दिसंबर रिपीट करेंगे, जनवरी अक्टूबर रिपीट करेंगे, जनवरी को अक्टूबर वाला दिन समान होगा? ये आप सोचो एक बार, देखो इसके अंदर मार्च नवंबर के समान है। इनमें देखो सबके अंदर देखो, क्या अप्रैल जुलाई को मार्च नवंबर भी रिपीट करेगा, क्या सितंबर दिसंबर? एक बार खुद करो, देखो क्या ये रिपीट कर रहे हैं सारे? अपने हाथ से लिख कर देखो ये बातें सारी, क्या ये जो महीने मैंने लिखे क्या ये रिपीट कर रहे हैं? ये देखो देखना आप क्या होगा। मार्च नवंबर में देखो, देखो यहाँ फरवरी नहीं आ रही है ना, मार्च नवंबर में बीच में कहीं फरवरी नहीं आ रही, अप्रैल जुलाई में भी बीच में कहीं फरवरी नहीं आ रही, सितंबर दिसंबर में भी बीच में फरवरी नहीं आ रही, बस एक जनवरी और अक्टूबर के बीच में फरवरी आ रही है, जनवरी और अक्टूबर के बीच में फरवरी आ रही है। ये तो यहाँ है, तो यहाँ भी समान ही होंगी तो लीप वर्ष के अंदर, कि अप्रैल जुलाई मार्च नवंबर सितंबर दिसंबर, ये तो लीप वर्ष में भी आएंगे, उसी ग्रुप में रहेंगे। लीप वर्ष से सितंबर और दिसंबर में कोई अंतर थोड़ी होगा, लीप वर्ष में सितंबर में वही दिन होंगे, अक्टूबर में वही दिन होंगे, नवंबर में वही दिन होंगे। देखो कैसे देखता हूँ एक बार, आपको बोल जाएगा सितंबर दिसंबर के बराबर, आप बोलोगे सर सितंबर के अंदर कोड होगा, विषम दिन होंगे सितंबर के अंदर, टोटल 30 दिन है, सितंबर के अंदर 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर का निकालना नहीं है, दिसंबर तक का बात देखना है, 3 2 5 2 7 सही है सर। मार्च नवंबर के अंदर देखिए, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जुलाई में 3, मई में मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, फिर नवंबर का देखना नहीं, 3 2 5 2 7, 3 6 9 3 2 12 12 2 14, इसका मतलब ये भी सारे समान है, मार्च नवंबर का अप्रैल जुलाई का निकाल लिया। तो ये तो क्या है, ये सारे के सारे लीप वर्ष में भी ऐसे कैसे रहेंगे? अब मार्च अप्रैल और जुलाई लीप वर्ष में भी तो वही दिन रहेंगे, अप्रैल और जुलाई में, अप्रैल और जुलाई में लीप वर्ष में वही दिन होंगे, मार्च और नवंबर में भी वही बात है, ऐसे आप रटना मत है, कहीं महीने रटने लग जाओ आप, सितंबर और दिसंबर में भी वही बात रहेगी। आप तो क्या देख लेना एग्जाम में जैसे मैंने किया, तो जनवरी और अक्टूबर में इतना अंतर है, केवल ओनली ये केवल और केवल साधारण वर्ष में ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में आप बोल रहे हो कि जनवरी के अंदर 3 है, और साधारण वर्ष के अंदर फरवरी में दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी फरवरी में, मार्च में दिनों की संख्या 3 होगी, अप्रैल में दिनों की संख्या 2 होगी, मई में दिनों की संख्या 3 होगी, जून में 2 होगी, जुलाई में 3 होगी, अगस्त में 3 होगी, सितंबर में 2 होगी, 1 अक्टूबर तक आ गया। तो आप बोलोगे 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मतलब 3 वीक हो गए ना पूरी, हो गए तो 1 जनवरी 1 अक्टूबर से रिपीट करेगी। लेकिन यदि ये जनवरी 1 अक्टूबर से रिपीट करे और यही बात लीप वर्ष में होती तो क्या करते? तो लीप वर्ष में यहाँ 1 कर देते हम, 1 करते तब 22 हो जाता, 22 होता तो जनवरी अक्टूबर के साथ रिपीट नहीं कर सकती, वीक में अंतर हो जाता, पूरे दिन में पूरे में 27 नहीं बनते, तो 1 जनवरी को जो वार होता है 1 अक्टूबर को नहीं होता, मतलब लीप वर्ष में ये बात नहीं होती। ये एक बात ध्यान रखना, ये तो रिपीट है सेम टू सेम है सारे के सारे, ये तो सारे के सारे, ये तो वैसे के वैसे सारे के सारे, बस ये एक्स्ट्रा है आपको जनवरी अक्टूबर। इसके बाद देखना, इसके बाद में आपको यदि बोलूं कि लीप वर्ष में कौन कौन से आएंगे, तो मैं आपको यदि बोलूं कि लीप वर्ष में आप मेरे को ये बताओ देखकर, जनवरी और अप्रैल, क्या ये महीनों के कैलेंडर समान होंगे? ये निकाल कर देखो जनवरी और अप्रैल, क्या लीप वर्ष में जनवरी और अप्रैल के कैलेंडर समान होंगे? ये निकालो आप, देखिए क्या आता है आपको जनवरी और अप्रैल के लिए। हाँ उत्तर है बिल्कुल। तो देखना जनवरी और अप्रैल लीप वर्ष में देखें तो जनवरी के अंदर दिन 3 विषम दिन, फरवरी के अंदर लीप वर्ष है तब 1, मार्च में 3 तो 3 3 6 7,